हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो नया स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहा हूँ मेरे से, एक्सीलेंट। चलिए बेटा, फ्रेंड बड़ा मजा आता है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आई एम साहिल ग्रोवर, आई विल बी टीच, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड LLB फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BCom ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बेटा मैं आप लोगों का साथ लॉ का सब्जेक्ट लूंगा। आज थोड़ा सा पहले लॉ के सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन लेंगे, देखेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना है। तो ऑलमोस्ट मेरा जो टारगेट रहेगा, मैं अराउंड आपके पास 25 क्लासेस के अंदर अंदर इसको पूरा समराइज कर दूंगा, पूरे के पूरे कंटेंट को। शुरुआत करेंगे हम आज अपना कंपनी एक्ट के साथ, कंपनी एक्ट LLP, ये मेरा टारगेट रहेगा अगले 3 क्लासेस के लिए। देन वी विल मूव टू रिमेनिंग एक्ट्स। हम स्टार्ट मेजर जो पोर्शन लगाएंगे बेटा, जहां सबसे ज्यादा आपका सिलेबस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर सबसे मेन इसके अंदर पार्ट लगाएंगे, बिकॉज अभी आपके पास कुछ छुट्टियां आ जाएंगी 2-3 दिनों के बाद। तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना नहीं चाहता कि बीच में कॉन्ट्रैक्ट अटक ना जाए उन 3 दिनों के छुट्टी के दौरान। तो पहले मैं आपके साथ कंपनी और LLP कंप्लीट करा दूंगा, देन आफ्टर छुट्टियां जब वापस आएंगे तो हम एक ही फ्लो के अंदर अपना पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टेड कवर करेंगे। ठीक है जी। आइए एक बार मैं फटाफट से, आप लोगों को तो आइडिया है सिलेबस वगैरह का, एक बार एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस दोबारा से डिस्कस कर देता हूं सारा का सारा। बेटा पेपर नंबर 2 की बात करें, बिजनेस लॉ, जिससे 100 मार्क्स एग्जाम। टोटल अगर आप सिलेबस की बात करें तो हमारे पास 7 टॉपिक हैं जो इसके अंदर हमने कवर करने हैं। दिस 7 टॉपिक टुगेदर हैव अ वेटेज ऑफ 100 मार्क्स इन द एग्जाम। हमारे पास एक चैप्टर 1 है जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, छोटा सा आता है पेपर के अंदर, अभी मार्क्स वाइज जाता हूं किसमें से कितना आता है। देन द मेजर पोर्शन जहां सबसे ज्यादा हमें समय खर्च करना है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेजर सिलेबस के अंदर भी यही है कि टाइम भी ज्यादा यही लेता है, और आपका जो पेपर के अंदर वेटेज है वो भी सबसे ज्यादा इसी की रहती है। देन तीसरा हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, दोनों लगभग बिल्कुल हूबहू एक्ट है का, वेटेज भी एग्जाम के अंदर सेम है, लेंथ भी लगभग एक जैसी है, और दोनों के दोनों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाले हुए एक्ट हैं, तो इन दोनों को डिटेल में कवर करेंगे। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वेरी वेरी इजी एक्ट, बहुत कम सिलेबस इसका आपका कोर्स के अंदर डाला गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लिमिटेड सा कोर्स है आपका इसके अंदर, वो कवर करेंगे। एंड देन 2 लेटेस्ट बेटा जो इन्होंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ाए हैं फाउंडेशन लेवल के ऊपर, ये दोनों वो डिटेल में इंटर में पढ़ाते हैं, कंपनीज एक्ट एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका बिल्कुल बेसिक जो इंटर है, या जो कह लीजिए बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, पहले 10 सेक्शन, 12 सेक्शन, 15 सेक्शन, इस तरह का कंटेंट आपके सिलेबस के अंदर डाला हुआ है। ठीक है जी। तो पहले हम इन छोटे छोटे को ही कवर करेंगे। विल स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट, वी विल मूव टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन दोनों को निपटा के देन वी विल मूव टू द मेजर पार्ट, जहां पर हम बाकी के साथ कवर करेंगे। ठीक है जी। एक बार फटाफट से एग्जाम पैटर्न को देख लें। एग्जाम पैटर्न की बेटा बात करें तो एग्जाम पैटर्न के अंदर हमारे पास 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, ये पूरा का पूरा, नो MCQs, नो 1 मार्कर, कोई 1 मार्कर 2 मार्कर नहीं आते इसके अंदर जल्दी। हमारे पास टोटल हम बात करें तो 100 मार्क्स के लिए 6 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका जो है 20 मार्क्स का रहेगा, तो इन टोटल दे रहा 120 मार्क्स के पेपर। 120 का ये नहीं है, तो एक्चुअल में इंटरनल चॉइस आ जाती है, तो 126 मार्क्स का पेपर आता है पेपर के अंदर टोटल का टोटल। सिलेबस की बात करें, पैटर्न की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल सेम पैटर्न है। 776 का हर क्वेश्चन रहता है, तो 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है आपके पास 776। हाँ, ये ऑफ लेट अगर आप देखें तो पहला अटेम्प्ट हुआ था ना इसके अंदर, वो 776 का आया था, उसके बाद से कभी भी 776 नहीं पूछते पेपर के अंदर। जनरली 7 वाला 4-3 और 6 वाला 3-3 का हो जाता है। तो अक्सर हमने देखा बेटा, ये एक क्वेश्चन 3 पार्ट की जगह 6-6 पार्ट, 7-7 पार्ट का ही बन जाता है कई बार। तो पेपर की लेंथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जनरली वो आपको 776 लिख तो रहे हैं, बहुत खुशनसीब हो गया आपके कोई क्वेश्चन 7 का या 6 का सीधा सीधा आ जाए। ज्यादातर में वो 4-2 का बनाता है, 3-3 का बनाता है, 4-3 का बनाता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो इंक्रीज करने की कोशिश करता है। हाँ, ओवरऑल पैटर्न यही रहेगा। और एक सबसे बड़ी खासियत ये है बेटा, इस पैटर्न के अंदर ना केस स्टडी क्वेश्चन कौन सा रहेगा और आपका कौन से एक्ट से रहेगा, ये सर्टेन रहता है। तो अगर मैं 7 मार्क्स का आपको केस स्टडी बता रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो अगर 4 और 3 का भी आएगा ना, वो केस स्टडी ही आएगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आएगा। तो इन्होंने वहां तक वेटेज डिफाइन की हुई है आपकी फाउंडेशन की। तो इसको आप चाहें तो बेटा इसकी फोटो ले सकते हैं, या इसको चाहें तो आपके साथ बाद में ग्रुप पर डाल दूंगा। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप, ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है 776 का। 776 मींस 4-3 का आ सकता है। केस स्टडी थ्योरी मैंने सारा बकायदा लिख दिया। ये पेपर पैटर्न आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। देन हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनी एक्ट, और लास्ट हमारे पे बेटा एक LLP एक्ट है, ये एक लोता क्वेश्चन है। तो LLP एक क्वेश्चन ऐसा एक्ट होता है जहां पर आपको एक ही क्वेश्चन आता है, एक 6 मार्कर होता है थ्योरी का, ये जनरली 6 का ही आता है। ऑफ लेट हम इसको देख रहे हैं, ये अक्सर 3-3 में नहीं तोड़ते हैं इसको, अक्सर 6 मार्क्स का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन LLP एक्ट से आ जाता है। पार्टनरशिप, कंपनीज एंड कॉन्ट्रैक्ट अगला आपके पास है। देन ऐसी बेटा कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है बेटा इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है। तो अक्सर बच्चे क्या करने की कोशिश करते हैं, बच्चे ना छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं कि एक ही क्वेश्चन आना है, कौन उसकी तैयारी करे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप इसको छोड़ के जाओगे तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन खराब होने वाले हैं। अगर आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क छोड़ के जाओगे तो क्वेश्चन 4 आपका खराब है,
वेस्ट चला जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसे अगर आप एलएलबी नहीं करके जाओगे तो क्वेश्चन 2 आपका पेपर के अंदर वेस्ट है, इसको आपको जबरदस्ती ऑप्शन में निकालना ही पड़ेगा। देन अगर आप बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एट पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट में हमारे पास नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स की कहानी है। अच्छा ये तो हमने मैंने कहा। अच्छा यहाँ बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट एड का आपका 6 और 6 का ऑप्शन आता है, जल्दी अभी तक यही पैटर्न चल रहा है, हमेशा यहीं पर एक ऑप्शन रहता है 6 और 6 का। अक्सर ये 3-3 और 3-3 हो जाता है, तो 3-3 के 2 कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं और में 3-3 के 2 कॉन्ट्रैक्ट के आते हैं। जल्दी यही पैटर्न आपका अभी तक जो 3 या 4 पेपर नए सिलेबस में हुए हैं उसके अंदर वो फॉलो करता आया है। तो इसके हिसाब से बेटा अगर मैं टोटल बात करूं तो मैं एक्ट वाइज अगर वेटेज निकालूं तो आपके 120 मार्क्स में से ये वेटेज है आपके एग्जाम के अंदर। सबसे पहले मैंने कंपनी एड की वेटेज निकाली। कंपनी एड के अंदर बेटा टोटल हमारे पास 21 सेक्शन मार्क्स का टोटल कवरेज है। 3 क्वेश्चन आते हैं, 7-7 नंबर की 2 केस स्टडियां, यानी कि पिछले जो 4 और 3 में बट सकती हैं, और एक थ्योरी क्वेश्चन 7 मार्क्स का इसके अंदर से आपको मिलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 21, दोनों में क्वेश्चन वही है बेटा, 3-3 क्वेश्चन है। यहाँ पर बस वो 776 का है, यहाँ 777 का है, अदरवाइज पैटर्न सेम है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2 क्वेश्चन है, एक थ्योरी का एक केस स्टडी का, 14 मार्क्स की वेटेज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे लंबा कोर्स बेटा यही इसी के अंदर है आपके पास। 2 इसके अंदर आपके केस स्टडी क्वेश्चन रहते हैं, 3 इसके अंदर आपके पास थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं। इनफैक्ट मैं बेटा 3 भी ना बोलूं तो जो ओवरऑल चॉइस वाला आता है ना वो भी इसी में से आता है। तो 6 और 6, तो ये कायदे से अगर बात करें 18 का अटेम्प्ट हो सकता है, आता 24 का है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर एक 6 और 6 मैंने आपको बताया था, इंटरनल क्या रहती है, चॉइस रहती है। देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ भी आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड 6-6 का। ठीक है जी, ये आपका पूरा पैटर्न है। इससे एक अंदाजा लगाइए बेटा, एक चीज समझिए, 120 मार्क्स का पेपर है। अगर मैं इसके अंदर केस स्टडी और थ्योरी को बांट लूं आपस में, तो हमारे पास 56 मार्क्स की केस स्टडी है पेपर के अंदर और 64 मार्क्स की थ्योरी है। तो मोटा मोटा अगर आज में अंदाजा देखेंगे बड़ा ऑलमोस्ट बराबर वाला हाल ही है। अगर मैं परसेंटेज वाइज निकालूं तो 53% आपकी थ्योरी बनती है, 47% केस स्टडी बनती है। मोटा मोटा इसको हम 50-50 बोल देते हैं कि एग्जैक्ट 50 नहीं है, तो थोड़ा सा नंबर किसके कम है, केस स्टडी के कम है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर वाला काम इन्होंने बना रखा है कि आधा पेपर लगभग आपका थ्योरी दिखता है, आधा पेपर केस स्टडी दिखता है। जल्दी जो मैंने प्रॉब्लम देखिए बेटा, थ्योरी पेपर के अंदर ना थ्योरी वाले पार्ट के अंदर समस्या कम आती है बच्चों को, क्योंकि ये आखिरी दिन तक ना आप याद करके पूछाने वाली हालत में आपको एक तरह से स्किल चेक हो रही है कि याद करके पूछा दीजिए 6 पॉइंट 7 पॉइंट। दिक्कत ज्यादा आती है इस जगह पर। 2 मेन जगह प्रॉब्लम बेटा जो मैंने सबसे पहले आपके एनालाइज करी, मैं खुद ही बता देता हूं आप में जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। एक तो आपका पेपर पूरा नहीं हुआ, नंबर 1, आपका पेपर अटेम्प्ट 70 का हुआ है, 80 का हुआ है, या आपको लग रहा है 100 का हुआ, बाकी 20 आपने बकवास मारी है आखिरी में। तो प्रॉब्लम यह है कि बेटा 80 नंबर का पेपर अगर आप अटेम्प्ट करके आएंगे, यू कैन नॉट पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर ही नहीं सकते। द क्रूशियल एलिमेंट जो आपको लॉग एग्जाम में चाहिए, आपको उसकी क्या करनी है, अटेम्प्टिंग बढ़ानी है। यू नीड टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स, यू नीड टू अटेम्प्ट 95, 99, तब जाके कहीं आपको घर आके कॉन्फिडेंस आएगा कि फेल नहीं होऊंगा, पास तो हो जाऊंगा। गारंटी कुछ नहीं है कि आप 90 का लिख के आए हो, घर आके आप 50 बोलोगे। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 40 पे पास हुए हैं, घर आके 60 बोलते हैं, घर आके जब नंबर आते हैं 42 आते हैं, बिकॉज इसमें एग्जामिनर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन रहती है, उसको शायद आपका आंसर उतना पसंद नहीं आता, वो 4 में से 2 डाल देता है। तो यू हैव टू बी वेरी सेफ। आपको जब तक घर आके ये फीलिंग नहीं आएगी ना कि मेरे पेपर में मेरे 50 तो कहीं नहीं गए, तब शायद आप उस हालत में हो कि आप पास हो जाओगे। जब आपको घर आके ऐसे फीलिंग आती है कि सर मेरे हिसाब से तो 45 बन जाएंगे, बेटा आप फेल हो, आप नहीं पास हो सकते। अगर आपको खुद फीलिंग आ रही है घर आके कि मेरे 40-50 नंबर बनेंगे, तो एग्जाम आपकी फीलिंग में और एग्जामिनर की फीलिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जनरली लॉ के पेपर के अंदर उम्मीद से ना कम नंबर आते हैं थोड़े से, बिकॉज आपकी उम्मीद होती है वो 12th क्लास की बीएससी टाइप वाली कि क्वेश्चन लिख तो आया, अपनी तरफ से पॉइंट डाल तो आया, मेरे 5 में से 5 नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं होता है यहाँ के पेपर में। यहाँ 5 का अपने हिसाब से लिख के आते हैं, पेपर में क्वेश्चन में मार्क्स दे रहा होता है एग्जामिनर 2, कई बार 3, कई बार बड़ा स्ट्रिक्ट एग्जामिनर मिल जाए तो 1 भी डाल देता है। तो सर हम अच्छे आंसरों के अंदर भी 1-1, 2-2 नंबर ले रहे हैं पेपर के अंदर। अनफॉर्चुनेटली बेटा ये समस्या है इस पेपर के अंदर। हाँ, इस समस्या को सुलझाया जा सकता है कि हम एटलीस्ट अपने आंसर को उस हालात तक लेके जाएं जहां मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर मार्क्स दे देते हैं उस तरह के ऊपर। तो हमें अपने एग्जाम आंसर की क्वालिटी पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो 2 चीजें जिन पे आपको पूरा बच्चे हुए बेटा 25 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर फोकस कराऊंगा। एक, लिखने की स्पीड। अगर आपसे पेपर पूरा नहीं हो रहा है देन सब मेहनत बेटा यूजलेस है, कोई फायदा ही नहीं है। हम टाइम पास कर रहे हैं। हम 1 बार सिलेबस पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लीजिए, अगर आप पेपर में 100 लिख के नहीं आएंगे आपका पेपर पास नहीं हो सकता। पहले तो इस बात पे फोकस करिए। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है, बच्चे इसी बात पे काम नहीं कर रहे हैं कि पेपर लिखना सीखिए। पहले आपको लिखने की आदत है नहीं, आपका सारा दिमाग इस पे आ रहा है ये एक्ट भी याद कर लूं, ये एक्ट भी याद कर लूं, ये एक्ट भी याद कर लूं। कर लो सारा याद। पेपर के अंदर जब 20 का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो क्या कर लेगा, 1 एक्ट, 2 एक्ट और 3 एक्ट। तो पहले फोकस इस पर रखो कि पेपर के अंदर पूरा करना है। पेपर में पूरा करने के लिए बेटा एक ही तरीका है, 2 लेवल पे इसके लिए काम करना पड़ेगा। एक तो आपको घर बैठ के लिखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जिस युग में हम रह रहे हैं ना, हमारा लिखना बहुत कम हो गया है।
हम हर चीज की फोटो खींचकर, स्कैन कर कर, टाइप कर कर, टाइपिंग में अगर पेपर होता ना हमारा 120 का पूरा हो गया होता, शुक्र है लिखने का है, लिखने का हमारा 80 का पूरा नहीं होता। तो हमारी स्किल सेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये प्रॉब्लम आपके पास, आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको घर जाके लिखना पड़ेगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, आपको एनालाइज होगा कि लिखने की ना बड़ी दिक्कतें हैं आपके साथ। आप आधा घंटा टिक के लिख ही नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ दर्द होने शुरू हो जाते हैं, हैंडराइटिंग खराब होनी शुरू हो जाती है। तो पेपर वाले दिन ऐसा कौन सा जादू हो जाने वाला है कि आपको 3 घंटा लिखना आ जाएगा? तो ये 3 घंटा कई बार लिखना पड़ता है। बेटा मेरे एक स्टूडेंट के अभी इंटर के अंदर 82 मार्क्स आए थे, इन लॉ के अंदर बहुत बड़े मार्क्स होते हैं 82। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कारण है, उसने वो कहता है जी मैंने ना कई बार फुल सिलेबस के टेस्ट दिए हैं। एक रैंक होल्डर था हमारे पास इंटर का, उसके भी यही कहानी, उसने 5 फुल सिलेबस टेस्ट दिए। अब वो पागल है, 5 फुल सिलेबस क्यों दिए भाई? 5 दिए, एक में पता नहीं तो पास हो रहा था। वो कह रहा है 5 से सर लिखने की आदत पड़ी थी। मेरा हर बार पेपर मैंने देखा, पहला फुल सिलेबस टेस्ट ने मेरा 95 का पूरा हुआ। मैं जब तक देता रहा, जब तक मैं क्या नहीं कर पाया, 100 का पूरा नहीं कर पाया। दैट इज द पॉइंट बेटा, जब तक आप उस चीज पे फोकस नहीं करोगे ना कि आप 3 घंटे का पेपर लिख पाए, उसके अंदर दिक्कत आपके साथ। दूसरा, फिर लिख पाए का मतलब ये नहीं जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख पाए, उस पैटर्न में लिख पाए जो एग्जामिनर चाहता है। तो फिर दूसरे पे आप पे काम करना शुरू करना है कि हमें एक तो उस समय के अंदर अंदर पूरा करना है, फिर एक डिसेंट आंसर क्वालिटी पहुंचानी है। बिकॉज आंसर क्वालिटी एंड पूरा करना बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना आंसर की क्वालिटी गिरेगी उतना ज्यादा पेपर अटेम्प्ट होगा, जितना आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी उधर से अटेम्प्ट क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ये दोनों बढ़ा के चलने हैं। मुश्किल सारी ये सर आंसर की क्वालिटी अच्छी करो तो पेपर पूरा नहीं हो रहा, और पेपर पूरा करने के लिए बकवास मारो तो फिर उसमें मन में ही पेपर पूरा हो रहा है, क्योंकि आखिरी में जो आप लिख के आए हैं उसके परिणाम नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो ये चैलेंज है, पहले ना चैलेंज पकड़ना जरूरी है। ज्यादातर बच्चे जो मेरे पास आते हैं ना, उनके पहले मैं, क्योंकि कई बच्चे एविडेंस का पेपर क्लियर नहीं हुए, सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, सर मेरा कंपनी पूरा नहीं हुआ, मुझे ना याद नहीं रहता, मैं एग्जाम में भूल जाता हूं, मैं घर से पूरा करके गया, घर एग्जाम में याद नहीं आया। बेटा ये सब ना आपने गलत प्रॉब्लम पकड़ रखी है। मैं सबसे पहले एक सवाल पूछता था, अटेम्प्ट कितना किया? किसी का 72 निकल के आ रहा है मुंह से, किसी का 80, किसी का 85। मैंने कहा असली में कितना अटेम्प्ट किया, नंबर गिनवाने वाले नहीं। उन्होंने कहा सर आता वाला तो मैंने सिर्फ 70-72 का अटेम्प्ट किया। तो फिर आप प्रॉब्लम ही गलत फोकस कर रहे हो ना। पहले उस 70-72 को यहां तक तो लेके जाओ कि आप मुझे आकर ये जवाब दो कि सर 92 मुझे आता था, मैं लिख के आया हूं। ऐसा कोई आता ही नहीं बेटा, क्योंकि वो पास हो चुका होता है। तो प्रॉब्लम इस उस बात पे फोकस करके उसको हैंडल कैसे करें? सर घर जाके 2 काम करें। एक तो बेटा घर में खुद लिखने की आदत डालें। मैं आपको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल कराऊंगा, उस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है और प्रॉपर आंसर भी है। आपको खुद क्या करना है, हर एक रोज एक क्वेश्चन उठाना है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और उसको टाइम बाउंड मैनर में स्टॉप वॉच सामने रख के लिखना है, और ईमानदारी से अपनी शीट के ऊपर यह लिखना है कि कितने मिनट में पूरा हुआ। द फंडामेंटल रूल भी बेटा, जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसको 1.7 में आपको मल्टीप्लाई कर उसको पूरा करना है। ये 1.7 का रूल कहां से आएगा बेटा? 100 नंबर का पेपर मोटा मोटा 180 मिनट में पूरा करना है। 180 मिनट मिलते नहीं है, वहां पे 5-10 मिनट हम शीट साइन करने में, वॉशरूम जाने में इसमें निकाल देते हैं, तो 170 मिनट हमारे पास टोटल होते हैं। वहां पर 170 मिनट में 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना मींस 1.7 मिनट में 1 नंबर का पेपर पूरा करना। दैट इज द फंडामेंटल रूल। आपके पास अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंटू 1.7 कर लीजिए, 10.2, 10 से 11 मिनट, उससे ऊपर नहीं। टाइमर लगा लीजिए बेटा 10 मिनट का। अगर वो 10 मिनट में पूरा नहीं हो रहा है, 12 में पूरा हो रहा है, 13 में पूरा हो रहा है, 14 में पूरा हो रहा है, वो किसी और क्वेश्चन के 4 मिनट खा गया है, और वो किसी और के अगर 4 मिनट खा गया है, तो ऐसे अगर आपने 3 क्वेश्चन लिख के देखे और आपको रियलाइज हुआ 3 क्वेश्चन 10-10-10 30 में होने थे, मेरे 10-10-10 में ना होके 12-12-12 में हुए हैं, 6 मिनट, बेटा एक 4 नंबर क्वेश्चन पक्का छूटेगा लास्ट में आपका। कोई पूरा करा ही नहीं सकता, आप 96 पे आ चुके हो। और ऐसे जब आप 2 घंटे 3 घंटे लिखोगे, आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर स्पीड से ही समझ आ रहा है, मैं 2 घंटे के बाद अभी बैठा हुआ हूं, मेरा पेपर ही सारा 50 नंबर का पूरा हुआ है। अब जादू तो होने नहीं वाला कि बाकी बचे हुए 1 घंटे में क्या हो जाएगा, सारा का सारा पेपर पूरा होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये आपको ना घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर सर घर पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, दूसरा काम होता है फिर उसको चेक करना। अब जो चेक करने वाला काम है बेटा, चेक करने वाला काम ना, एक तो तरीका ही है कि सर मैं घर पे खुद लिख रहा हूं। अब घर पे लिखने में और एग्जामिनेशन सेंटर में लिखने में जमीन आसमान का अंतर है। कमिंग टू दूसरी प्रॉब्लम कि सर हम ना घर से तो सब कुछ याद करके जाते हैं, पेपर में भूल जाता है। अब पेपर में भूल जाता है तो बेटा पेपर में भूलने का कारण क्या है, कभी एनालाइज किया है? घर पे कैसे याद रहता है और पेपर में कैसे भूल जाता है? एनवायरनमेंट का अंतर है। ये वैसे है बेटा जैसे अपने दोस्तों के बीच में खड़े होकर शेर होते हो, मैं उन्हीं दोस्तों को सामने बिठा दूं और तुम्हें यहां खड़ा कर दूं, सारा शेर पर निकल जाता है। क्यों? माहौल का अंतर है। सर जब हम एक ऐसे माहौल में खड़े होते हैं ना, जब दिमाग कहता है ये क्या हो गया, सब मुझे क्यों घूर रहे हैं, आपको आती हुई चीज भी भूल जाती है।
यही बेटा पेपर की समस्या है। आप पेपर में जब जाते हैं ना, आपके दिमाग में डर का माहौल होता है। आप एक नई एनवायरनमेंट में जाते हैं, नया स्कूल, आसपास सब नए लोग, नई टीचर, पता नहीं सामने उठ के सी खड़ूस है कि नहीं है, आप ना एक डर के माहौल में होते हैं। उस डर के माहौल में आपका दिमाग नहीं चलता। और अक्सर मैंने देखा ये भूलने की समस्या ना पहले पेपर में, दूसरे पेपरों में ज्यादा होती है। चौथे पेपर तक भूलने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग यूज टू हो जाता है। उसके पास ना इमेज होती है कि हाँ जाऊंगा, वही स्कूल है, वहां जाके उस बेंच पे बैठना है, पेपर दे के आना। लेकिन पहले दो में दिक्कत क्या होती है, एक नई एनवायरनमेंट होती है, आप डरते हो। जैसे बोर्ड के पेपर बेटा नए स्कूल में जाते थे ना, पहले दिन अजीब सा लगता था। वो समस्या सुलझाने का तरीका क्या है बेटा, आपको 5 से 6 बार ना यहां आकर एक स्ट्रिक्ट टीचर के नीचे खड़े होकर, जो आपको घूर रहा हो, आपको बैठ के टेस्ट लिखने पड़ेंगे। जब आप बार बार उस एनवायरनमेंट में जाते हो ना कि हाँ, इसलिए हर बार में स्टाफ भी नया खड़ा कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने एनवायरनमेंट के अंदर बैठकर 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ना टेस्ट लिखे हैं, पूरा हो जाता है, मेरे से याद आता है। तो जब आपको 5 बार क्लास में यहां पे टेस्ट लिखते समय याद आता है ना, तो 6ठी बार आपको पेपर के अंदर भी याद आता है। तो 2 कामों पे काम करना है, 2 समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। एक तो बेटा यूनिवर्सल समस्या कि हमसे सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा, वो तो आपको पहले पूरा करना ही पड़ेगा। नंबर 2 सर, हमें भूल रहा है। भूल करना बेटा एक ही तरीका है, याद करके ना उसको उस एनवायरनमेंट में लिखिए टेस्ट में बैठकर, जहां वो धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन हो जाए कि हाँ चीजों को याद कैसे किया जाता है। तीसरा, राइटिंग प्रैक्टिस पे काम करिए कि आपको जब तक लिखने की स्पीड नहीं बढ़ेगी, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक एग्जाम पूरा नहीं होने वाला। ठीक है जी, ये बेटा 3 समस्याएं थी जिनके ऊपर हमें काम करना है। अब मैं आपके पास देने क्या वाला हूं, टोटल आपके पास 3 चीजें आएंगी मेरी तरफ से। एक मेरी तरफ से मेन बुक आएगी, जो लगभग इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसी का रेप्लिका है, थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज में है। आप ये चाहें तो करें, नहीं चाहें तो आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। क्वेश्चन बैंक ये जरूर करना है, इसके लिए नो ऑप्शन लेफ्ट, ये आपको करना ही करना है। ये प्योरली जैसे कहते हैं इन डिटेल क्वेश्चन बैंक है, हर चैप्टर वाइज, एक्ट वाइज भी नहीं। एक्ट को मैंने 5-5 चैप्टरों में डिवाइड किया हुआ है, हर चैप्टर वाइज आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिलेंगे। आज तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस विद प्रॉपर सजेस्टेड आंसर इसके अंदर मिलेंगे। ये अगर आप कर जाएंगे बेटा, इतनी गारंटी है, लगभग 85 to 90% पेपर रिपीट होता है। क्वेश्चंस नए नहीं आ रहे हैं पेपर के अंदर, प्रॉब्लम यह है कि आप उनके आए हुए क्वेश्चंस को भी तैयार करके नहीं जा पा रहे हैं। एंड लास्ट, चार्ट बुक। इसका बेटा जितना मैंने फीडबैक देखा है अपने बच्चों से, मेरे ज्यादातर बच्चे सिर्फ यही पढ़ के जाते हैं, क्योंकि इसी के अंदर से आपका सिलेबस लगभग 100% कवर हो जाता है। ये सिर्फ वो है कि आपको हाँ कोई 2 लाइन 3 लाइन एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए आप मेन बुक में जा सकते हैं, या कोई टॉपिक आप समझते हैं कि इन डेप्थ मुझे समझना है, 4 एग्जांपल ही पता चल जाए तो। लेकिन जो पेपर में लिखने वाली कहानी होती है वो आपको कहां से मिल जाती है, चार्ट बुक में से मिल जाती है। तो ये चार्ट बुक के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस उस ढंग से लिखा गया है जिस ढंग से आपको पेपर के अंदर लिख के आना है। जितना कंटेंट हमें पेपर में चाहिए उतना कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये याद करने वाला कंटेंट है कि इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके रिवाइज करिए, ताकि ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाए। ठीक है जी। और लास्ट बात, क्योंकि आप में से कुछ पिछले अटेम्प्ट से आगे आ रहे हैं बेटा, अमेंडमेंट्स वाला पार्ट, कि अमेंडमेंट्स का क्या सीन होता है। अमेंडमेंट्स का बेटा इंस्टीट्यूट का सीन ये है कि जो भी अटेम्प्ट होता है उसके 6 महीने तक पहले की अमेंडमेंट सिलेबस के अंदर आती हैं। तो अगर मैं जनवरी अटेम्प्ट की बात करूं, जनवरी अटेम्प्ट के लिए 30 जून तक की अमेंडमेंट्स होती हैं, मई अटेम्प्ट के लिए 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट होती हैं, सितंबर अटेम्प्ट के लिए 28 फरवरी तक की अमेंडमेंट्स पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। तो अगर आप मई अटेम्प्ट की बात करें तो हमें 31 अक्टूबर तक की जो अमेंडमेंट्स हैं वो सिलेबस के अंदर कवर करनी है। ऑलमोस्ट आप समझते हैं इस टाइम को बीते हुए काफी समय हो चुका है। तो मैं जो आपको कोर्स कवर कराने जा रहा हूं दैट विल बी फुली अपडेटेड। बाकी प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो बेटा कोई चेंज आया ही नहीं है पिछले 1 साल से आपके कंपनी एक्ट के अंदर, एलपी में कोई मेजर चेंज नहीं आया। तो यही 2 एक्ट है मेनली जिनमें अमेंडमेंट्स आती हैं, तो कोई अमेंडमेंट वाली कहानी इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। आइए नाउ वी आर स्टार्टिंग विद हमारा पहला एक्ट। हम जो पहले एक्ट के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। तो वी विल स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 की मैंने आपको वेटेज बता दी थी। कंपनी एक्ट 2013 इज एक्ट विच कैरीज 21 मार्क्स। 21 नंबर का ये है, तो इसको बढ़िया ढंग से रिवाइज करेंगे, कोशिश करेंगे बेटा साथ साथ आप भी घर जाके इसको साथ साथ क्या कवर करें, रिवाइज करते जाएं। तो अगर मैं 2 चार्ट 3 चार्ट आज कवर करा रहा हूं तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको कवर करके आए कि 2 या 3 मुझे कवर हो गए। तो इस तरह से आपके बचे हुआ जो 1 महीना है उसके अंदर मैं सारा सिलेबस सही ढंग से आपका प्रॉपर कवर करा दूंगा। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। चार्ट से कराऊंगा बेटा, जिनके पास चार्ट्स नहीं है वो एक बार बाहर से देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। बाकी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं सबके पास चार्ट बुक होगी आपकी। चार्ट बुक पुरानी भी चल जाएगी आपके पास, कोई खास चेंज नहीं है पिछले अटेम्प्ट से लेकर यहां तक। इनफैक्ट कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम चार्ट बुक है बिल्कुल। आइए स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013। टोटल अगर बात करें बेटा कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर जब हमारे पास टोटल 470 सेक्शंस हैं। ये 470 सेक्शंस को इन्होंने 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और साथ में पीछे 7 शेड्यूल्स लगे हुए हैं। ये इसका एक तरह से स्ट्रक्चर है आपका।
इट्स क्वाइट अ बिग एक्ट, टोटल 470 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। इन सेक्शंस को ये कह लीजिए समराइज करने के लिए, इनको पर्टिकुलर कैटेगराइज करने के लिए चैप्टर बना दिए गए हैं। तो 29 चैप्टर्स हैं एक्ट के अंदर, उनके अंदर ये 470 सेक्शन है। जैसे चैप्टर 1 की बात करें, प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 और 2 उसमें फॉल करता है। चैप्टर 2 की बात करें, इनकॉर्पोरेशन नाम का चैप्टर है, 3 से 22 तक उसमें काम करता है। बाकी हमने उस डिटेल में नहीं जाना कि हमें 29 चैप्टर्स के नाम पता हो। हाँ, हमें बेसिक आइडिया है कि सर 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर्स हैं और पीछे 7 शेड्यूल्स लगे हुए हैं। अब अगर मैं आपके फाउंडेशन के सिलेबस की बात करूं बेटा, इसमें से बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस आपके पेपर के अंदर आने वाला है। हमें 10 सेक्शंस कवर करने हैं, इसके एक शेड्यूल कवर करना है, दैट्स इट। तो 470 में से हम सिर्फ 10 सेक्शन और एक शेड्यूल कवर करने वाले हैं, और उसी में से आपका इंस्टीट्यूट आपसे 21 नंबर का पूछने वाला है। तो ये बहुत बहुत स्कोरिंग पार्ट है। अच्छा, दूसरी बात और करना है बेटा, पेपर के अंदर जब आप तैयारी करने बैठते हैं ना, मेक श्योर जो ज्यादा स्कोरिंग वाले पोर्शन है ना वो पहले करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो अक्सर मैं बच्चों को जो सीक्वेंस बताता हूं, मैं बताता हूं कि कंपनी एक्ट से शुरुआत करो, कंपनी एक्ट के बाद पार्टनरशिप करो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करो, नेगोशिएबल कर लो, आईआरएफ कर लो, एलएलपी कर लो। ये आपको लगेगा बेटा ये सारा का सारा रिवाइज करने का जो टाइम है ना, इसमें 10 दिन लगते हैं टोटल। उधर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको अकेला उठा लो 20 दिन ले जाता है वो, और सारा करने के बाद भी पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, आता तब भी नहीं होता हमें, तब भी हम भूल जाते हैं। तो दिक्कत क्या है, हम इतनी मेहनत किए जा रहे हैं उसके ऊपर, जबकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको मैं कह के भेजा भाई कॉन्ट्रैक्टेड पूरा करके जाना, कॉन्ट्रैक्टेड पूरा करके जाना, वो आधा छोड़ गए, तब भी बेटा 65 नंबर है उसके। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप भी छोड़ जाइए, पॉइंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली प्लान आउट करें तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर आप बाकी चैप्टर अच्छे से करते हैं, पास होने में आफत नहीं आती है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ वेरी बिग एक्ट, खासकर जब से इन्होंने स्पेशल एक्ट उसमें डाले हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं पहले शुरू आपसे कंपनी एक्ट के साथ कर रहा हूं। तो कंपनी एक्ट के अंदर हमारे पास टोटल 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स में बटा हुआ है, और साथ में 7 शेड्यूल इसके अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं इसको शुरू करूं बेटा, इस चैप्टर को हम टोटल 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे। तो कंपनी एक्ट का मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूं, अगर आपने नहीं बनाया हुआ है पुराना तो बनवा लीजिएगा। कंपनीज एक्ट बेटा टोटल जो है, कंपनीज एक्ट 2013, हम इनको 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ना 5 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला मैं इसके अंदर आपके साथ कवर कराऊंगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। देन इंट्रोडक्शन के बाद बेटा दूसरा इसमें काम कवर करना है हमने, टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें आप मान के चलें कि आपके कंपनी एक्ट का मेजर पोर्शन इसी चैप्टर में कवर हो जाता है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। तीसरा इसके अंदर हमने चैप्टर कवर करना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनती कैसे है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। चौथा इसके अंदर हमने कवर करना है एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और लास्ट इसके अंदर एक छोटा सा चैप्टर है शेयर एंड शेयर कैपिटल। ये पूरा सिलेबस है। तो बेटा जब तक सिलेबस को आप इस तरह समराइज नहीं करेंगे ना, जल्दी सिलेबस आपसे संभलेगा नहीं। तो आपके पास जैसे इंडियन कंपनी एक्ट आता है ना, आपके सामने पहले ये ग्राफ आना चाहिए कि हाँ टोटल 5 एरियाज हैं जो हमने कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करना है, टाइप्स ऑफ कंपनीज एक चैप्टर कवर करना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का एक पूरा चैप्टर है, एमओए एंड एओए का एक कंसेप्ट है, और हमारे पास लास्ट में से शेयर एंड शेयर कैपिटल का टोटल कंसेप्ट है जो इसके अंदर हमने कवर करना है। आइए क्या करके बात शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या कुछ कवर करना है सर? इंट्रोडक्शन में हमने कंपनी का मीनिंग कवर करना है, कंपनी के फीचर्स कवर करने हैं, कंपनी के साथ एक कंसेप्ट कवर करना है जिसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। 3 टॉपिक हैं टोटल इसके अंदर, एक आपको मीनिंग कवर करना है, दूसरा आपको फीचर्स कवर करना है, तीसरा आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का टॉपिक कवर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आगे कवर करते जाएंगे इस चार्ट को फर्दर बनाते चले जाएंगे। तो पहले हमने आज 3 टॉपिक हम जो निपटा रहे हैं, मीनिंग, फीचर्स एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। आधा घंटा लगेगा सारा का सारा टॉपिक, पहले कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग विद कंपनी एक्ट। सबसे पहले बेटा सेक्शन 1, सेक्शन 1 मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी एक्ट के अंदर बेटा सेक्शन 1 3 काम करता है। वो उसका शॉर्ट टाइटल बताता है यानी कि नाम बताता है, उसका डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स बताता है, उसकी कमेंसमेंट बताता है, और उसका एक्सटेंट बताता है। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट बताता है। जनरली पेपर में नहीं पूछा जाता कभी भी सेक्शन 1, बट हाँ हर एक्ट के अंदर सेक्शन 1 मिलेगा जरूर। तो अगर हम शॉर्ट टाइटल की बात करें, द एक्ट शैल बी नोन एज कंपनी एक्ट 2013, नाम हो गया। एक्सटेंट की बात करें, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लाई करता है। कमेंसमेंट की बात करें, सर मैंने आपको यहां भी बताया बेटा एक्ट के अंदर ना आजकल कमेंस कराने के 2 तरीके हैं। या तो एक्ट के अंदर क्या मिलती है, कमेंसमेंट की डेट मिलती है एग्जैक्टली। जैसे अगर हम बात करें बेटा कमेंसमेंट ऑफ एक्ट की, तो कमेंसमेंट ऑफ एक्ट आपको सेक्शन 1 में मिलेगा हमेशा। सेक्शन 1 के अंदर एक कमेंसमेंट 2 तरीके से बताई गई होगी, या तो कोई स्पेसिफिक डेट बताई गई होगी। जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में स्पेसिफिक डेट मिलेगी, पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिक डेट मिलेगी,
लेकिन जितने ऑफ लेटेस्ट एक्ट देखोगे ना, एलएलपी देखोगे, कंपनी एक्ट देखोगे, फाइनल में जाके बेटा, इंटर में जाके बेटा आगे और बाकी एक्ट देखोगे, सब में इन्होंने डेट नहीं डाली हुई, इन्होंने लिखा इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई। तो पार्लियामेंट ताकत किसको दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप बता लेना जब आपकी तैयारी हो जाएगी, आप एक डेट ले आना, उस डेट से ये एक्ट क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये डेट लाई कैसे जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट नाम की किताब मेंटेन करती है, उस ऑफिशियल गैजेट किताब के अंदर क्या कर दिया जाता है? नोटिफाई कर दिया जाता है। तो बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कुछ नहीं आता है पेपर के अंदर। तो कमिंग बैक टू बेटा सेक्शन 1, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक बातें हमने कवर करी। दिस एक्ट रिपील्स एंड रिप्लेसेस द कंपनीज एक्ट 1956। आई थिंक इतना आइडिया सबको है बेटा, इंडिया के अंदर एक पुराना कंपनी एक्ट हुआ करता था 1956 का, उसे रिपील किया गया, यानी कैंसिल किया गया, और उसे क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया है। तो ऐसा नहीं है 2013 एक्ट ने आके कोई नया क्रांतिकारी काम किया, इससे पहले भारत में कंपनियां नहीं हुआ करती थी। हुआ करती थी, किससे गवर्न होती थी? 1956 एक्ट से गवर्न हुआ करती थी। इट रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 29 अगस्त 2013, 29 अगस्त को उसका प्रेसिडेंट का असेंट मिला। सेक्शन 1 जो है बेटा अगले दिन नोटिफाई कर दिया गया, और बाकी सेक्शंस को फेज बाय फेज मैनर में धीरे धीरे करके नोटिफाई कर दिया गया। ये इतिहास की बातें हैं। आज की डेट में हमारा पूरा का पूरा कंपनी एक्ट नोटिफाइड है, हमने कंपनी एक्ट 2013 कवर करना है। टोटल 470 सेक्शन है, डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, और साथ में हमारे पास 7 शेड्यूल्स लगे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने बेटा सेक्शन 1 आपके लिए पूरा लिख दिया। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, 4 बातें कवर करता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल की बात करें तो एक्ट शैल बी कॉल्ड द कंपनी एक्ट 2013। एक्सटेंट की बात करें, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट की बात करें, दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, and the remaining provisions of this act shall come into force on such date as central government may by notification in official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions। क्या मतलब निकला इसका? सर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बता सकती है, और इस सेक्शन को एट वंस लाया जाएगा। इस सेक्शन को एट वंस लाया जाएगा मतलब पूरा का पूरा सेक्शन 1 एक साथ नोटिफाई होगा, क्योंकि सेक्शन 1 में बेटा 4 सब सेक्शन थे। हाँ, बाकी सेक्शंस के लिए क्या लिखा है? रिमेनिंग सेक्शंस नहीं लिखा। Remaining provisions of this act shall come into force on such date as central government shall notify। मतलब क्या निकला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी ताकत थी कि वो एक सेक्शन 5 को पूरा नोटिफाई ना कर कर उसके अंदर के 5 सब सेक्शन 2 को कर देती, 3 को नोटिफाई कर देती, अभी 4 को क्या ना करती? नोटिफाई ना करती, कर सकती थी। और ये काम इन्होंने कई जगह किया भी है। तो ये पावर कहां से आई कि इन्होंने वर्ड क्या लिखा है? दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये सेक्शन पूरा का पूरा अभी इन फोर्स आएगा, एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस, सेक्शन नहीं, रिमेनिंग प्रोविजंस यानी कि सब सेक्शन के अंदर क्लॉजेस, अगर आप उनको भी अलग अलग नोटिफाई करना चाहते थे कर सकते थे। शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट, एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस। और हर प्रोविजन के लिए अलग अलग डेट बताई जा सकती है। तो बेटा 3 ताकतें हमसे निकल के आई। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत है कि वो आपके एक्ट को नोटिफाई करके इंडिया में अप्लाई कर सकती है। नंबर 2, जरूरी नहीं है पूरे एक्ट को एक साथ नोटिफाई किया जाए, इस सेक्शन को एक ही बार नोटिफाई करना था, यानी कि चारों सब सेक्शन इकट्ठे नोटिफाई करने थे। बाकी जो बचे हुए सब सेक्शन है, बाकी जो बचे हुए प्रोविजंस है, उनको फेज बाय फेज मैनर में नोटिफाई किया जा सकता है। तो एक्चुअल में इन्होंने वो वाला काम किया कि इसको फेज बाय फेज मैनर में ही क्या किया हुआ है? नोटिफाई किया हुआ है। देन लास्ट बात, ये एक्ट अप्लाई कहां कहां करता है? तो एक थोड़ा कॉमन सेंस की बात, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इस कंपनी एक्ट में बनी हुई या प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी हुई। 1956 बेटा, उससे पहले 1913 का एक्ट होता था, उससे पहले 1886 का एक्ट होता था। इन सब के अंदर जब भी जो कंपनियां भारत में बनी हैं, उन सब के ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई करेगा। इसके अलावा बेटा कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बनी तो कंपनी एक्ट में होती हैं, बट उनको गवर्न करने के लिए उनके कुछ अलग सेक्टर वाइज एक्ट होते हैं। इन कंपनियों को हम याद करते हैं बेटा बाय द नेम ऑफ बिक्स कंपनी। बिक्स कंपनी क्या होती है? बिक्स कंपनी होती है बेटा बी से बैंकिंग कंपनीज, आई से इंश्योरेंस कंपनीज, जी से वो कंपनीज जो जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती हैं, एस से वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट की बनी हुई है। इनको हम बोलते हैं बिग्स कंपनी। बिग्स कंपनी कौन सी होती है? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी। इन चारों में खासियत क्या है सर? इन चारों के पास क्योंकि इनका स्पेसिफिक एक्ट है, जैसे बैंकिंग कंपनी के पास बेटा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है एंड इंश्योरेंस एक्ट है। 2 एक्ट उनको गवर्न करते होते हैं। ऐसी अगर आप बात करें जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, कंपनी का एक एक्ट इनके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, और स्पेशल एक्ट बेटा समझ ही आ रहा है कि भारत सरकार ने इतना इंपॉर्टेंट समझा कि उनके लिए क्या बना दिया? अलग से एक्ट। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास बेटा अपना एक्ट है, तो कोई स्पेशल एक्ट में बनी अगर कंपनी है तो इन सब के लिए कंपनी एक्ट लगेगा, लेकिन तब तक लगेगा जब तक इनके स्पेसिफिक एक्ट के खिलाफ नहीं जाता।
क्योंकि बेटा उनके स्पेसिफिक एक्ट को इज्जत देनी है तो वो स्पेसिफिक एक्ट लगते रहेंगे, बट अगर उनमें कोई कमी रह गई, किसी चीज के बारे में वो नहीं बताते, मान लीजिए बेटा कोई स्पेशल एक्ट है, वो ये नहीं बताता कि पब्लिक इशू कैसे लाएगी कंपनी, तो वो आके, क्योंकि कंपनी है, आप किसकी मदद मांग सकते हैं, कंपनी एक्ट की मदद मांग सकते हैं। तो इस भाषा को लिखते कैसे हैं देखें, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज, आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो ये अप्लाई करेगा एक्सेप्ट इन सो फार एज, मतलब जहां तक ये इनकंसिस्टेंट नहीं है किसके साथ, इंश्योरेंस कंपनी। एक्सेप्ट मतलब नहीं है, एक्सेप्ट इन सो फार एज जहां तक ये सेड प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, इंश्योरेंस के साथ। तो लाइन समझें, ये प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट कब नहीं, इन सो फार एज ये किससे इनकंसिस्टेंट है, इंश्योरेंस एक्ट से या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट से। ऐसी बेटा बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट इन सो फार एज ये इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ। जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट इन सो फार ये इनकंसिस्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ। एंड एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट पर अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट इन सो फार एज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट। तुम्हारे पास 5 बातें हो गई। सर कंपनियों पर तो अप्लाई करेगा ही करेगा, बिग्स कंपनीज पे अप्लाई करेगा, और लास्ट में सर किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी कानून में बनी हुई है उस पर अप्लाई करेगा, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या ला दे, एक नोटिफिकेशन ला दे। तो बेटा बॉडी कॉर्पोरेट होती क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी एंटिटी होती है जो किसी कानून में बनती है। तो कंपनी यस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट कंपनी जैसी और कई क्या होती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं। जैसे एलएलपी भी क्या ही है, एक बॉडी कॉर्पोरेट ही होती है, वो भी किसी कानून के तहत क्या की गई है, बनाई गई है। इंडिया के बाहर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो तो आप कंपनी भले ना हो, लेकिन हम आपको क्या ही मानते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट टर्म इज अ वेरी वाइड टर्म। बॉडी कॉर्पोरेट मींस बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब होता है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जिसे क्या किया गया है, इनकॉर्पोरेट, यानी कि सिंपल भाषा में बेटा किसी कानून के तहत उसको जन्म दिया गया है, उन सबको क्या नाम दे दिया जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो लास्ट बात वो क्या लिख रहा है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी कानून में बनी हो, अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन क्या कर दे, उनके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई कर दे, तो कंपनी एक्ट उनके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। यहां बेटा जनरली हम एग्जांपल देते हैं एनएचएआई का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पर इस पॉइंट के तहत क्या किया गया है, उन्हें उनको दीज वर एक्ट्स में इनकॉर्पोरेट हुई हुई स्पेशल बॉडीज, लेकिन इनके ऊपर कंपनी एक्ट क्या कर दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है बाय नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम्हारे पास टोटल फिर क्या क्या कहानी आई, सर ये कंपनी एक्ट आपका 6 जगहों पे अप्लाई करता है। एक वो कंपनीज पे जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, बिग्स कंपनीज के ऊपर बैंकिंग, इंश्योरेंस, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनियां, प्रोवाइडेड इनके स्पेसिफिक एक्ट के साथ ही इनकंसिस्टेंट नहीं है। और लास्ट हमने इसके अंदर बात करी थी सर, इसके अंदर ही अप्लाई करता है उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर इनको अप्लाई किया होगा। ठीक है जी बेटा, ये पूरा कंसेप्ट था हमारे पास किसका, सेक्शन 1 का। तो सेक्शन 1 की अगर हम बात करेंगे, 4 बातें इसके अंदर हैं, 4 सब सेक्शन है। एक हमारे पास बात की है शॉर्ट टाइटल की, दूसरी हमने बात करी है एक्सटेंट की, तीसरी हमने बात करी है कमेंसमेंट की, चौथी हमने बात करी है एप्लीकेशन की। डन विद सेक्शन 1। कमिंग टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 की बात करें बेटा, सेक्शन 2 जस्ट लाइक एनी अदर एक्ट कंपनी एक्ट के अंदर डेफिनेशंस देता है। बहुत सारी डेफिनेशंस है, अराउंड 95 डेफिनेशंस के अंदर दी गई हैं, ऑब्वियसली सारी हमने नहीं करनी होती हैं। हम वो वाले डेफिनेशंस उठाएंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर रेलेवेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बेटा इसके अंदर हम उठा रहे हैं कंपनी की। कंपनी कहां डिफाइन किया गया है, कंपनी हैज बीन डिफाइंड इन 2 clause 20। तो 2 clause 20 डिफाइन करता है कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या होती है, कहां डिफाइंड है, 2 clause 20 में। क्या बोलते हैं जी, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉज। तो कंपनी इंडिया में हम किसको बुलाते हैं, वो जो इस कानून में बनी है, 2013 एक्ट में बनी है, या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी। अच्छा, प्रीवियस कंपनी लॉ कौन कौन से है भारत के अंदर, 1956 है बेटा, उससे पहले 1913 का था, 1886 का था, 1883 का था, 1866 का था। ये सब कानून क्या माने जाते हैं, दे आर ऑल कंसीडर्ड एज प्रीवियस कंपनी लॉ। इसलिए अपने प्रीवियस कंपनी लॉ का ध्यान नहीं पढ़ना। मुद्दे की बात यह है कि इंडिया के कानून के तहत जो जिस समय पे कानून रहा है, उस कानून के तहत जो जो एंटिटीज बनाई, जो जो कंपनियां बनाई गई थी, क्या वो कंपनी एक्ट के लिए कंपनी मानी जाएगी। यस। तो इंडिया के अंदर बेटा मान लीजिए रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये आपको समझ आ रहा है 2013 एक्ट में तो नहीं बनी है, कई तो इनमें से 1956 एक्ट में भी नहीं बनी है, उससे पहले से, आजादी से पहले से चलते आ रही है इंडिया के अंदर, क्या वो भी इंडिया के किसी एक्ट में ही बनी है। यस। जो उस समय एक्ट रहा, अगर वो उसके तहत बनी है तो इंडिया में अब 2013 एक्ट में से क्या माना जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंपनी। तो डेफिनेशन क्या कहती है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट 2013 एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई। अब सर फिर ये तो होगी कंपनी होती क्या है, कंपनी में क्या कुछ आता है, कि अगर आपने किसी को कंपनी बुलाना है, या तो वो 2013 एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी होनी चाहिए। लेकिन इससे कंपनी के फीचर्स तो समझ नहीं आए ना।
तो बेटा फीचर्स के लिए हम जाते हैं एक प्रोफेसर की दी हुई डेफिनेशन के ऊपर, प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन। ये काफी फेमस डेफिनेशन है, ज्यादातर यही डेफिनेशन फीचर्स के लिए पढ़ाई जाती है, क्योंकि एक्ट फीचर्स की डेफिनेशन देता नहीं है। तो डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ नहीं किया बेटा, सारे फीचर जोड़ के इकट्ठे कर दिए। क्या बोला उन्होंने? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी, अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी, अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इससे बेटा फीचर्स निकलने शुरू हुए। एक एक करके फटाफट से फीचर्स कवर करते हैं। जनरली पेपर में उम्मीद कम है फीचर्स पूछेगा वो आपसे, बट स्टिल एक बार फीचर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले सर कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड क्या होती है? जो बनवाई गई है कानून के तहत। एसोसिएशन में दो से ज्यादा लोग मिलकर उसे चलाते हैं। तो कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इसको इनकॉर्पोरेटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय कंप्लाइंग विद द फॉर्मेलिटीज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। तो सिंपल भाषा में इनकॉर्पोरेटेड इसलिए है क्योंकि किसी कानून के तहत इसे रजिस्टर कर कर इनकॉर्पोरेट कर कर बनाया जाता है। नंबर 2, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड है बेटा, लॉ की नजर में एक अलग पर्सन मानी जाती है। इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, बट ये फिक्टिशियस भी नहीं है। फिक्टिशियस पर्सन कौन होता है? एक ऐसा पर्सन बेटा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो आप और मैं मानते हैं एग्जिस्ट करते हैं। ये वैसा नहीं है, ये वो सेंटा क्लॉस और ये शक्तिमान नहीं है जिसको हम बोलते हैं। ये क्या है? ये फिक्टिशियस होते हैं। आप और मैं बचपन में शायद मानते थे ऐसा होता है, स्पाइडरमैन होता है, लेकिन वो होता नहीं था। इसका इतना बुरा हाल भी नहीं है, ये होता है बट आप और मेरे जैसा शायद एक टेंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, इसलिए इसको बोलते हैं ये कैसा पर्सन है। ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये फिक्टिशियस पर्सन भी नहीं है, ये कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल। अच्छा, इसके होने की प्रेजेंस कैसे फील होती है? सर इसके ना कई सारे अधिकार दिखते हैं। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टियां ओन करता है, अपने नाम के बैंक अकाउंट खुलवाता है, अपने नाम के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, अपने एम्प्लॉइज रखता है, लोग इसे सूट फाइल कर रहे होते हैं, ये लोगों को सूट फाइल कर रहा होता है। तो इसका होने का, अस्तित्व होने का, प्रेजेंस होने का एक तरह से कहते हैं एविडेंस दिखता है। आपको समझ आता है रिलायंस नाम की कोई चीज है भारत में जिसके इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, जिसको कभी वो निकाल रहा है, कोई नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, लेकिन शायद आपकी और मेरे जैसी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो नॉट अ नेचुरल पर्सन बट नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन ऑल्सो। अ कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंकिंग अकाउंट, रेज लोन्स, इंकर लायबिलिटीज एंड एंटर इनटू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इट कैन ऑल्सो स्यू अदर्स एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। ठीक है जी। देन तीसरी बात, इससे बेटा निकल के बात आती है इसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ना केवल एक सेपरेट पर्सन होता है, ये कह लीजिए आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो लोग इसको बना रहे होते हैं उससे अलग पहचान रखता है। इन अदर वर्ड्स, उन लोगों के एग्जिस्टेंस पर, उन लोगों के रहने पर, ना रहने पर, उनके एक्ट से, उनके डिसीजन से, उनके कारनामों से आपकी कंपनी क्या नहीं होती है? बाउंड नहीं होती है। लॉ की नजर में ये अलग पर्सन माना जाता है। इसको जनरली जैसे बोला जाता है बेटा, अगर 5 लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं ना, तो लॉ की नजर में वो 5 लोग अलग होते हैं और कंपनी एक छठी क्या होती है? अलग पर्सन होती है जो उनसे सेपरेट एग्जिस्टेंस रखती है। इसको नाम देते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। तो हमने क्या जी, कंपनी इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट इज नोन बाय इट्स ओन नेम एंड हैज इट्स ओन राइट्स एंड लायबिलिटीज। इसके लिए 2 केस लॉ बेटा जो आपको याद रखने होते हैं, एक सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का, दूसरा ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग का। ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग का नाम भी याद हो चलेगा कि आपकी स्टडी मटेरियल में उन्होंने नाम हटा दिया है, वहां सिर्फ किसका नाम मिलेगा? सोलोमन वर्सेस सोलोमन का। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का नाम जरूर याद रखना है, साथ में दूसरा नाम याद हो जाए तो दूसरा केस बेटा लैंडमार्क केसेस के अंदर ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग। फटाफट से एक बार थोड़े फैक्ट्स बता देता हूं, बाकी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको फैक्ट्स सिर्फ इस हद तक याद रखने हैं कि आप पहचान जाओ अगर पूछे कि हाँ इस क्वेश्चन के क्या है या इस पर्टिकुलर केस के क्या है फैक्ट्स हैं। सोलोमन वर्सेस सोलोमन के फैक्ट्स थे क्या बेटा? सोलोमन वर्सेस सोलोमन में एक सोलोमन नाम का व्यक्ति था, इंडिविजुअल। ये एक बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता था, जूते बनाता था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। और इसने सारा का सारा बिजनेस एक कंपनी बनाई, सोलोमन एंड कंपनी, जहां पर खुद मेजर शेयर होल्डर बना और अपने 6 फैमिली मेंबर्स को एक एक शेयर देकर उनको भी मेंबर बना लिया। ये इसलिए किया क्योंकि अगर अभी आप आगे पढ़ेंगे, कंपनी बनाने के लिए, एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोग चाहिए होते थे। तो खुद तो मेजर शेयर होल्डर बना ही बना, एक एक शेयर किसको दे दिया? फैमिली मेंबर्स को। जैसे ये सोलोमन कंपनी बन गई, इस सोलोमन एंड कंपनी ने सोलोमन से उसका सारा बिजनेस खरीद लिया। तो सोलोमन ने अपना सारा बिजनेस उसको बेच दिया, सोलोमन एंड कंपनी को। और क्योंकि इसने सारा बिजनेस सोलोमन एंड कंपनी को बेचा, सोलोमन एंड कंपनी ने इस सोलोमन को इस बिजनेस के बदले, इसकी कंसिडरेशन के रूप में, इसके पैसों के रूप में बहुत कुछ प्रोवाइड किया। वो बहुत कुछ में बेटा, कुछ इक्विटी शेयर्स थे, कुछ कैश था और कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे। तो मान लीजिए एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो लगभग 38,000 पाउंड की बेटा ये कंसिडरेशन बनी थी जब उन्होंने ट्रांसफर करी, जिसमें से काफी सारे शेयर्स दे दिए गए, कुछ कैश दे दिए गए और कुछ क्या दे दिए गए? डिबेंचर दे दिए गए आपके सोलोमन को। तो ठीक है बेटा, सोलोमन सब कुछ लेकर बैठा है, कंपनी चल रही है।
कंपनी ने धीरे धीरे बेटा बिजनेस करना शुरू किया और एक दिन आखिरी ऐसा आया जहां ना कंपनी की जिसे कहते हैं हालत, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बुरी हो गई, रिसेशन आ गया वहां पर और ये कंपनी डिसोल्यूशन में चली गई, लिक्विडेशन में चली गई, बंद हो रही थी। जब ये बंद होने लगी तो रियलाइज हुआ बेटा इसका इतना बुरा हाल था कि इस कंपनी के जो असेट थे वो लायबिलिटीज को पे करने के लिए कम थे, इनफैक्ट कम नहीं बहुत कम थे। और जैसे ही पे करने का टाइम आया बेटा क्रेडिटर्स को बुलाया गया, क्रेडिटर्स को पे करने की बात शुरू हुई कि हाँ कुछ तो मिलेगा, चलो कम से कम। जैसे बेचारे क्रेडिटर आए ये सोचकर कि कुछ तो मिलेगा, बेटा सोलोमन खुद ही लाइन में खड़ा हो गया ये कहकर कि मैं कंपनी का सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हूं। मैंने कहा तुम तो ओनर हो कंपनी के, उन्होंने कहा लेकिन मैं क्या हूं, सिक्योर्ड डिबेंचर। मैंने कहां से आए सिक्योर्ड? उसने कहा जब वो पहले दिन आपको बिजनेस बेचा था ना, मुझे उस कंसिडरेशन में कुछ क्या मिले थे, डिबेंचर मिले थे। मैं उन डिबेंचर होल्डर के रूप में, मैं उस सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर के रूप में इन कंपनी के असेट्स में से पहला पैसा लेने का अधिकार रखता हूं। और बाकी बेटा शेयर, बाकी जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने बहुत शोर मचाया, उन्होंने कहा ये क्या मजाक है यार, तुम ही कंपनी हो, तुम ही कंपनी क्या बन के बैठ रहे हो, सिक्योर्ड डिबेंचर। ऐसा थोड़ा ना होता है, जो कंपनी का ओनर होता है वो कंपनी का क्रेडिटर थोड़ा ना हो सकता है। और ये मुद्दा पहुंचा बेटा कोर्ट के सामने, जब पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर जो ऑलमोस्ट सोल ओनर है, अगर 10,000 शेयर हैं तो 9,994 94 शेयर इसके पास थे, क्योंकि बाकियों के पास सिर्फ क्या था, एक एक शेयर था। क्या ये व्यक्ति इतना अपने आप को कंपनी से अलग मान सकता है कि मैं ओनर तो हुई हूं लेकिन कंपनी का क्या हूं, क्रेडिटर भी हूं? और कोर्ट ने कहा हां मान सकता है। तो एक कंपनी के अंदर मेंबर और कंपनी में इतना दूर का रिश्ता होता है कि ये रिश्ता जरूरी नहीं है एक ही हो, मेंबर होने के साथ साथ कई बार इवन क्या हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। और ये जजमेंट कहां से निकल के आई थी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन से, जहां पहली बार सेपरेट लीगल एंटिटी का ना इंप्लीकेशन समझ आया कि सेपरेट लीगल एंटिटी में ये समझ आता है कि कंपनी अपने मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, उससे अलग पर्सन होती है। तो एक पर्सन के साथ बारे दो रिश्ते भी हो सकते हैं, मैं मेंबर वाला रिश्ता भी रख सकता हूं, क्रेडिटर वाला रिश्ता भी रख सकता हूं, और दोनों रिश्तों को अपने अपने अधिकार दिए जाते हैं। यहां से कंसेप्ट आया था बेटा सोलोमन वर्सेस सोलोमन का। ऐसी एक केस और आया बेटा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग में क्या था, नाम ही समझ आ रहा है बेटा, ये ली नाम के एक व्यक्ति थे। ये ली नाम के व्यक्ति ने अगेन एक बिल्कुल ऐसी कंपनी बनाई हुई थी, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड करके, जहां पर मेजर शेयर होल्डर ये थे और कुछ छोटे मोटे शेयर होल्डर को और काम बांटा, शेयर बांटे हुए थे। ली एयर फार्मिंग बेटा क्या करती थी, ये ना एरोप्लेन उड़ाती थी, हेलीकॉप्टर उड़ाती थी, और इसका नाम से समझ आ रहा है एयर फार्मिंग में मदद करती थी। एयर फार्मिंग क्या थी बेटा, वहां पर ना वो जो खेत वगैरह थे उनके ऊपर एरियल, ऊपर से जैसे कहते हैं ना हेलीकॉप्टर का यूज कर पेस्टिसाइड छिड़कने का काम किया करती थी। तो इस काम के लिए कंपनी बनी थी, इसका नाम क्या था, लीज एयर फार्मिंग। और इसलिए जिन लोगों की एग्रीकल्चर का काम होता था उनको पैसे देते थे, ये अपने हेलीकॉप्टर के थ्रू उनके पर्टिकुलर फार्म के ऊपर क्या कर दिया करते थे, दवाई वगैरह का छिड़काव कर दिया करते थे। तो ये कंपनी चल रही थी, लीज के मेजर शेयर होल्डर थे, आज के केस में डायरेक्टर थे, कंपनी चला रहे थे। एक दिन बेटा ली के पास ना पायलट्स की कमी हो गई, और पायलट्स की कमी होने की वजह से ली, क्योंकि खुद भी ट्रेन्ड पायलट थे, वो खुद एक प्लेन उड़ाकर इसने काम के लिए चले गए। और बुरी किस्मत देखिए, उसी दिन प्लेन क्रैश हो गया और ली की डेथ हो गई। और जब ली की वाइफ बेटा आके ली की जगह बैठी कंपनी के अंदर, उन्होंने आकर पॉलिसीज चेक करी तो उन्होंने रियलाइज किया कि ली एयर फार्मिंग के अंदर एक पॉलिसी है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑन जॉब उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी उसको इंश्योरेंस के रूप में एक अमाउंट पे करती है। और ली की वाइफ ने बेटा, बिकॉज वो ली की लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी और ली की डेथ हो गई थी प्लेन उड़ाते समय, उन्होंने कंपनी से कंपनसेशन मांगा कि मुझे वो इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। और कंपनी ने ये कह के देने से मना कर दिया कि ये पैसा एम्प्लॉइज के लिए है। ली एम्प्लॉय थोड़ा ना था, ली तो कंपनी का ओनर था, ओनर थोड़े ना एम्प्लॉय होते हैं। और बेटा पहले केस में लड़ाई थी कि क्या एक ओनर क्रेडिटर हो सकता है, दूसरे केस में लड़ाई कहां पहुंच गई, क्या एक ओनर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। रास्ते मेरे आंसर फिर वही आया होगा कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनर ये भी कर सकता है कि वही अपनी कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय है। तो ली इस केस में जब प्लेन उड़ा रहे थे तो वो कंपनी के शेयर होल्डर के रूप में नहीं उड़ा रहे थे, कंपनी के डायरेक्टर के रूप में नहीं उड़ा रहे थे, वो वैसे उड़ा रहे थे जैसे हजारों पायलट उड़ाते हैं। तो उस समय उनके पास वही अधिकार थे जो किसके पास थे, एक एम्प्लॉय के पास होते हैं। इसलिए ली की जो वाइफ है उनके पास ये कंपनसेशन लेने का, ये इंश्योरेंस का पैसा लेने का अधिकार था। तो ये दो कहानियां बेटा आपको याद रखनी है, एक सोलोमन वर्सेस सोलोमन की, दूसरी किसकी, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग की। ठीक है जी, इससे आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट खत्म। देन बाकी बेटा इसी के कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है हमारे पास क्या होती है, परपीचुअल सक्सेशन होती है, मेंबर्स आए मेंबर जाएं, डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो, कंपनी के लाइफ के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की लायबिलिटी नहीं। कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है,
कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो कंपनी अगर अपना डेट नहीं पे करेगी उसके सारे के सारे असेट्स बिकवा दिए जाएंगे। कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अभी हम आगे बात करेंगे लिमिटेड कहां तक होती है। तो लिमिटेड दो तरह से हो सकती है, वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। वो आज अभी टाइप्स ऑफ कंपनी में कवर करते हैं। तो हमने कहा जी फिलहाल मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। देन कंपनी के पास क्या होती है? कॉमन सील होती है। जरूरी है? नहीं, ऑप्शनल होता है। सर कॉमन सील ना कंपनी का है क्या? कंपनी की कॉमन सील उसका एक ऑफिशियल सिग्नेचर है, उसके बिहाफ पर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए काम आता है। तो कंपनी के जब भी डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेट करना होता है, उसके ऊपर वो क्या लगाती है? कॉमन सील लगाती है। लेकिन 2015 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद, 2015 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपका जो कॉमन सील का कंसेप्ट है, इसे क्या बना दिया गया है? इसे एक ऑप्शनल कंसेप्ट बना दिया गया है। और अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो कोई लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा। रखना चाहो रखो, ना रखना चाहो मत रखो, बट अगर नहीं है तो बेटा इस पे कई बार क्वेश्चन आया पेपर में, इसको साइन कौन करेगा फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को? 2 डायरेक्टर्स और बाय 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी वेयर अ कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। तो तरीका क्या है? या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या अगर कंपनी के पास सीएस है तो वो सीएस भी साइन करेगा, साथ में कौन साइन करेगा? कंपनी का एक डायरेक्टर साइन करेगा। अगर कॉमन सील नहीं है, कॉमन सील है तो कॉमन सील लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट हमने एक पॉइंट पढ़ा था इसके अंदर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये मैंने इसलिए पढ़ाया था बेटा क्योंकि सेक्शन 44 आपके सिलेबस में है, और 44 क्या लिखता है कि शेयर्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। द शेयर ऑफ द कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। क्या समझ आता है? 3 बातें सर। नंबर 1, कंपनी के शेयर्स उठा लो, एक तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाके ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है गुड्स क्या होती हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये गुड्स की कैटेगरी में आता है, इस पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगता है जब इसको बेचोगे, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। नंबर 2, हमेशा ट्रांसफरेबल होती है, बट आगे क्या लिखा है? इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स 3 बातें, मूवेबल है, ट्रांसफरेबल है, लेकिन ट्रांसफर का मैनर कौन बता सकता है? कंपनी का आर्टिकल बता सकता है। और जो मैं ट्रांसफर का मैनर बेटा आर्टिकल में बताऊंगा, इसका मतलब यह है कि मैं उस मैनर को रेगुलेट कर सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं इस प्राइस से नीचे नहीं बेचना, मैं ये बता सकता हूं हमें पहले ऑफर किए बिना बाहर नहीं बेचना। ये सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपके शेयर्स, आपके डिबेंचर ट्रांसफर होंगे ही नहीं, वो अलाउड नहीं है। आप उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन भी कैसे लगा सकते हैं? बिकॉज आर्टिकल्स के तहत ये करने की पावर किसको दी गई है? कंपनी को दी गई है, एज पर सेक्शन 44। आगे जब आप पढ़ेंगे बेटा आप रियलाइज करेंगे ये रिस्ट्रिक्शंस ना जनरली पब्लिक कंपनियां लगाती हैं, सॉरी प्राइवेट कंपनियां लगाती हैं। पब्लिक कंपनी के केस में इवन क्या नहीं लगाई जा सकती है? कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाया जाता। ये बात मैंने लिख दी है, आगे जब आप प्राइवेट पब्लिक पढ़ेंगे ज्यादा समझ आएगी ये बात। अ प्राइवेट कंपनी द राइट टू ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड, वेयर एज पब्लिक कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं? पूरी तरह से फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। देन वही सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। कंपनी की ओनरशिप किसके हाथ में होती है? शेयर होल्डर्स के हाथ में, मेंबर्स के हाथ में, और डे टू डे मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर्स के हाथ में, जिनको टुगेदर क्या बुलाया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर अपॉइंट करता है। इनको हटाता कौन है? मेंबर हटाता है। तो हमने कहा जी इसके अंदर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स, कॉमनली कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हु आर अपॉइंटेड एज वेल एज रिमूव्ड बाय द मेंबर्स। और लास्ट बात बेटा, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी होती है? कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। यहां पार्टनरशिप्स को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना, वहां एक सेक्शन आता है जो कहता है जी कंपनी की प्रॉपर्टी में सारे मेंबर्स का जॉइंट इंटरेस्ट होता है। उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करता है, वो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। इन वर्ड किसी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को हाथ लगाओगे ना, उसमें सारे पार्टनर्स का क्या होता है? अधिकार होता है। कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंपनी में आप बड़े से बड़े शेयर होल्डर हो, जो आप सोलोमन वाला केस पढ़ रहे थे, ली वाला केस पढ़ रहे थे, कि नाम मात्र के बाकी शेयर होल्डर थे, सारा शेयर कौन रख के बैठा था? एक मेजर शेयर होल्डर। तब भी उसके पास कंपनी की प्रॉपर्टी में एक रत्ती भर का अधिकार नहीं आएगा। कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी रहेगी? कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से रजिस्टर होती है, कंपनी ही बेचेगी। जब तक कंपनी चल रही है तब तक कंपनी का कोई मेंबर उस पर हाथ नहीं रखेगा। इनफैक्ट जब कंपनी बंद भी हो जाएगी तो भी बेटा कंपनी की सारी प्रॉपर्टी बिकवाई जाएंगी। जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा वो शायद शेयर कैपिटल के रूप में आपको वापस कर दिया जाएगा, बट प्रॉपर्टी कभी आपके अधिकार में नहीं आने वाली है। इसको बोलते थे सेपरेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। देख सेपरेट प्रॉपर्टी बेटा किस बात का इंप्लीकेशन है, किस बात का कॉन्सिक्वेंस है? क्योंकि आप सेपरेट लीगल एंटिटी, तो अगर आप समझे ना एक चेन चलती है, क्योंकि आप इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इसलिए आप एक आर्टिफिशियल पर्सन है,
इसलिए आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी है। ये जल्दी ना बेटा सीक्वेंस चलती है। तो हो क्या रहेगा, क्योंकि आप इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, आप लॉ की नजर में क्या बन गए हैं, एक सेपरेट पर्सन। सेपरेट पर्सन होने की वजह से क्या आया सर, आर्टिफिशियल पर्सन का कंसेप्ट आया, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आया, और फिर सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या कंसेप्ट निकल के आया, सेपरेट प्रॉपर्टी वाला। क्योंकि मैं मेंबर से अलग हूं तो मेरी प्रॉपर्टी किसकी का प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेंबर की प्रॉपर्टी अपनी मेंबर की प्रॉपर्टी है। इसके लिए बेटा एक केस आया था हमारे पास, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो अब तक दो केस हमने कवर किए, एक सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, दूसरा हमने कौन सा कवर किया है, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी। तीसरा केस हमारे पास आता है मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या कहता है ये केस, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, बेटा फिर वही केस है कि एक मैक्योरा नाम के व्यक्ति थे, ये एक कंपनी के मेजर शेयर होल्डर थे, और इनकी जो कंपनी है वो टिम्बर का काम करती थी। टिम्बर क्या होती, लक्कड़ का काम करती थी। तो लक्कड़ का काम था, लक्कड़ उनका मेन रॉ मटेरियल या फिनिश गुड भी लक्कड़ के ही थे, और क्योंकि लक्कड़ बेटा एक इनफ्लेमेबल आइटम होती है, आग लग सकती है, इस मैक्योरा ने अपने सारे स्टॉक का, अपने सारी लक्कड़ का, अपनी सारी टिम्बर का इंश्योरेंस लिया, लगातार इंश्योरेंस प्रीमियम दिए, और एक दिन वही था जिस चीज का डर था बेटा, आग लगी और सारा लक्कड़ जल गया। जब लक्कड़ जला था बेटा, इसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी का बेटा जो सर्वेयर आया, जिसने इंस्पेक्शन करी, उस सर्वेयर ने यह पाया कि ये सारे की सारी लक्कड़ तो कंपनी के नाम की थी, ये कंपनी की प्रॉपर्टी थी, और जो इंश्योरेंस लिया गया था वो मैक्योरा ने अपने नाम से लिया था। और वहीं से बेटा क्लेश शुरू हो गया कि जिस प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी तो कभी मैक्योरा की थी ही नहीं, आपने किसी और की प्रॉपर्टी पर क्या ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है। उसने कहा किसी और की नहीं है, मेरी ही कंपनी है। उसने कहा कंपनी मेरी नहीं होती है, कंपनी कानून की होती है। ये तुम्हारा भ्रम ही गलत है कि तुम क्या बोल देते हो, मेरी कंपनी। यहीं से बेटा वो सेपरेट लीगल एंटिटी वाली फिर फीलिंग आनी शुरू करी। अब वो इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है कि मैक्योरा ने जो इंश्योरेंस लिया है ना, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी पे लिया है बेटा, इसके लिए लीगल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मैक्योरा का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, ये 7 प्रिंसिपल होते हैं इंश्योरेंस के, 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया करते, तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है कि जिस प्रॉपर्टी पे आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि उसके होने से ना होने से आपको क्या होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। आपके पास सिंपल भाषा में उसमें ओनरशिप होनी चाहिए। और यहीं पर सवाल आ गया कि क्या एक मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी में, जिसमें वो बहुत बड़ा मेंबर है, उसमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट होता है। मैंने कहा नहीं, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उन्होंने कहा इतना भी नहीं कि मैं अपने नाम से इंश्योरेंस ले लूं, और इस केस में बोला गया नहीं, इतना भी नहीं कि आप अपने नाम से क्या ले लो, इंश्योरेंस ले लो। और यहां बेटा वो केस आया था मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस, जहां इस एम नाम के व्यक्ति को इसलिए हारना पड़ा, इसलिए इसको इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया गया, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी इस बात को साबित कर पाई कि एक कंपनी की प्रॉपर्टी में उसके मेंबर का किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये बेटा कहानी थी हमारे पास किस चीज की, कि कंपनी के आपके फीचर्स क्या क्या होते हैं। इन फीचर्स के मैंने एक लर्निंग स्किल बनाई हुई थी जो मैंने आपको क्लास में बताई थी, अ कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन। हम इसको एक लर्निंग स्किल से याद करते हैं, कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन। कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन। क्या होता है बेटा टॉप क्लास एसोसिएशन, फुल फॉर्म बनाए इसकी, टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ से हमारे पास आता है ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मेंबरशिप, ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट, ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। पी से परपीचुअल सक्सेशन, पी से हमारे पास आता है परपीचुअल सक्सेशन। सी से कॉमन सील, एल से लिमिटेड लायबिलिटी, ए से आर्टिफिशियल पर्सन, एस से सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट एस से सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी, और एसोसिएशन से बेटा वर्ड आता है हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एसोसिएशन से वर्ड आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो हमारे पास टॉप क्लास एसोसिएशन, टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओ से ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट, पी से परपीचुअल सक्सेशन, सी से कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, और लास्ट से वर्ड क्या आ जाता है
इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बाकी जनरली बेटा पेपर में आने की उम्मीद लगभग ना के बराबर होती है कि मैं आपको कहूं आपसे पूछेगा कंपनी के फीचर बता दो, ये 11वीं क्लास का क्वेश्चन है, फाउंडेशन के पेपर में नहीं आता। हाँ कई बार केस स्टडी आई होती है बेटा पेपर के अंदर परपीचुअल सक्सेशन वाले पॉइंट पर, जहां वो जनरल बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसका कि एक कंपनी के अंदर 5 मेंबर थे, सारे के सारे गाड़ी में जा रहे थे, एक शिप में जा रहे थे, 5 की डेथ हो गई, क्या कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट आएगा? तो 3 नंबर का 4 नंबर का छोटा सा इतने पे आ जाता है। वहां आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ता है? वहां बेटा कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, इसकी वजह से इसके पास एक परपीचुअल सक्सेशन होती है, परपीचुअल सक्सेशन वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, देन क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट आप 4 नंबर में सिर्फ परपीचुअल सक्सेशन एक्सप्लेन कराएंगे तो काम चल जाएगा, आपको प्रॉपर बताना पड़ता है परपीचुअल सक्सेशन आई कहां से। वो इसलिए आई क्योंकि मैं एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हूं, लॉ की नजर में एक अलग पर्सन हूं, लॉ की नजर में अलग पर्सन होने की वजह से मेरी लाइफ, मेरी डेथ मेरे मेंबर्स पे पर क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया जाता है, परपीचुअल सक्सेशन। तो आपको शुरुआत करनी पड़ती है कि कानून की क्रिएशन है कंपनी, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय लॉ, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ, इसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। फिर उसके बाद बताएंगे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होने की वजह से इसकी लाइफ मेंबर की लाइफ पे डिपेंड नहीं करती, और इस वजह से इसको क्या इसकी क्या होती है, परपीचुअल सक्सेशन। फिर आप उसका प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास एक टॉपिक है जो यहां से बेटा क्वेश्चन आने की उम्मीद लगभग कम है, बट इस तरह का एक केस स्टडी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता होता है। ठीक है जी, मीनिंग वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, फीचर्स वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। एक लौता टॉपिक बेटा जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है जब आप फाउंडेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास उम्मीद यह है कि अगर इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आएगा तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील से आएगा। यहां मैंने आपको बताया कई बार फीचर्स में से खासकर वो परपीचुअल सक्सेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। कमिंग टू लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कब कब होता है? पहले आते हैं बेटा होता क्या है। हमने कहा जी होता क्या, से पहले यहां पे आएंगे लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। पहले इसका मीनिंग समझते हैं, कॉर्पोरेट व्हील बोलते किसको है बेटा? व्हील होता है बिल्कुल हिंदी भाषा में पर्दा। कॉर्पोरेट व्हील होता है वो पर्दा जो मेंबर और कंपनी के बीच में कानून ने क्रिएट किया है। इसको वैसे समझते हैं बेटा जैसे कठपुतली का खेल होता है, तो पर्दे के पीछे दोनों हाथ किसी ने कोई चलाने के लिए पकड़ के बैठा होता है, और आपको पर्दे के आगे क्या दिख रही होती है, वो कठपुतली दिख रही होती है। इसको इसी से एनालॉजी ड्रॉ कर इसी से एग्जांपल ड्रॉ कर इन्होंने सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को एक फैंसी नाम दे दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को फैंसी नाम क्या दिया जाता है? कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट। इसको बोलते हैं कंपनी के पास क्या होती है, एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब लॉ की नजर में क्या होती है, एक अलग एग्जिस्टेंस होती है। इसी कंसेप्ट को नाम दिया जाता है कंपनी और मेंबर के बीच में एक कॉर्पोरेट व्हील होता है, एक पर्दा होता है जो कंपनी को और उसको चलाने वालों के बीच में कानून ने क्रिएट कर रखा होता है, जिससे दिखती कंपनी है बट हर समझदार व्यक्ति को पता होता है ये बस कठपुतली ही है। छोटे बच्चे तो आप होने की आपको लगेगा वो खुद नाच रही है, आपको समझ आ रहा है पीछे क्या है, कोई चला रहा है उसको, बस यही समझ कानून ने जनरेट करी, इसको नाम दिया कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो कॉर्पोरेट व्हील बोलते किसको है? कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द लीगल कंसेप्ट where a company is identified separately from the members of the company. In other words बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी का एक फैंसी नाम है। अच्छा, फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता होगा? जब वो पर्दा उठा दिया जाता है। पर्दा उठा दिया जाना मतलब सर हम इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को डिसरिगार्ड करते हैं, हम कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को इग्नोर करते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कठपुतली को एक्चुअल में चलाने वाला कौन है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि सर कई बार देखा है ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को ना जनरली देखा गया है कुछ लोग मिसयूज करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको समझ आता है कि लॉ की नजर में कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, तो ऐसे केस में वो कुछ ऐसे काम जो खुद नहीं कर सकते, जिनके लिए शायद उनके ऊपर खुद पनिशमेंट आ जाती, खुद उनको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ते, वो उसको किसके नाम से कराते हैं? कंपनी के नाम से कराते हैं, और उनको पता होता है कंपनी का हद से हद आप क्या ही बिगाड़ लोगे। बेटा एक कंपनी का बहुत बड़ा फायदा ये है कि उसका हद से हद क्या ही बिगाड़ सकते हो, बंद करा दोगे, जेल वो जा नहीं सकती, फांसी पे वो टंग नहीं सकती। तो आपको समझ आता है हद से हद कंपनी के साथ क्या किया जा सकता है, फाइनेंशियल इसके ऊपर पेनल्टीज ही लगाई जा सकती है ना। लेकिन आप और मेरे ऊपर हमें दिक्कत यह है कि हमें पेनल्टी मिलने की जगह पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो हमें समझ आता है फिर ऐसे काम जो हम खुद करें तो हमें भुगतने पड़ेंगे, क्यों ना ये काम किसके थ्रू कराया जाए, कंपनी के थ्रू कराया जाए। और यहां से बेटा पहली बार जन्म हुआ कॉर्पोरेट व्हील का, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के कंसेप्ट का। कोर्ट ने एनालाइज करना शुरू किया, कोर्ट ने रियलाइज करना शुरू किया कि लोग अपने सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को मिसयूज करते हैं। तो कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जहां पर कोर्ट ने यह मानना शुरू किया कि हां ऐसे केसेस के अंदर हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को डिसरिगार्ड करेंगे और इस पर्दे को उठाकर एक्चुअल में देखेंगे कि कौन वो लोग हैं जो आपकी कंपनी को चला रहे हैं, और उन लोगों को कंपनी के कामों के लिए जिम्मेवार ठहराएंगे।
तो बिल्कुल इसे कहते हैं, छोटे वर्ड में बताऊं तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल है ही क्या? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मींस डिसरिगार्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ignoring separate legal entity of the company, disregarding corporate personality of the company and trying to find out who are the real persons in control of the company. अच्छा, ये real person कौन निकलेंगे? दो लोग बेटा, इसमें कहता हूं कठपुतली के ना दो हाथ दो लोगों के हाथ में होते हैं, एक हाथ बोर्ड के हाथ में होता है, दूसरा मेंबर के हाथ में। तो जब आप पर्दा उठाओगे ना, पर्दे के पीछे दो लोग निकलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निकलेंगे और कौन निकलेगा? मेंबर निकलेगा। तो उन्होंने कहा ये पर्दा उठाकर जब पीछे के लोगों की पहचान की जाती है, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। तो पहले इसको डिफाइन करें। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए, आंसर की शुरुआत यहीं से करनी है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, उसकी लॉ की नजर में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इस कंसेप्ट को कॉर्पोरेट व्हील बुलाया जाता है। लेकिन यह कंसेप्ट कुछ जगह मिसयूज किया जाता है, इसलिए किसका कंसेप्ट आया है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कैन नेवर बी एक्सप्लेन्ड विदाउट एक्सप्लेनिंग सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि जिस चीज को आपने डिसरिगार्ड करने की बात करी है, पहले उस चीज को समझाओ तो सही वो होती क्या है। तो इसलिए जल्दी है यहां से वो छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो पेपर के अंदर, आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लिखाते हो, फिर 5 में से 3 नंबर आए होते हैं, आप सोचते हो कि 2 नंबर गए का, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है बेटा जिसने प्रॉपर समझाया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, उसके बाद वो किस पे आया है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के अंदर। तो वहां वो 1 नंबर फालतू ले जाता है कई बार आपसे। तो कॉर्पोरेट व्हील होती क्या, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या डिफाइन करेंगे? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मींस ignoring the separate identity of a company. It means disregarding the corporate personality and looking behind the real persons who are in the control of the company. तो बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड कर ये देखना कि कौन पर्सन कंट्रोल में, इसे क्या बोला जाता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अच्छा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कब कब की जानी चाहिए? अब ये कब कब की जानी चाहिए बेटा, इसकी ना कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि मैं आपको 10 केस बता दूं कि यहां पर करनी है। ये कहीं पर भी की जा सकती है जहां पर कोर्ट को ऐसा महसूस हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी को मिसयूज किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा सारी ताकत फिर किसके पास चली गई? कोर्ट के पास चली गई। आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि जज साहब इस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड करो, क्योंकि ये स्पेसिफिकली से क्या करने लगे हैं? मिसयूज करने लगे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है? अधिकार, चॉइस, हैज अ डिस्क्रिशन वेदर और नॉट टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। जनरली कब लिफ्ट की जाती है? where the legal entity of the company is being misused for fraudulent or dishonest purposes. Under certain exceptional circumstances, the court may disregard or pierce the corporate will of the company and hold the persons controlling the affairs of the company liable for the acts of the company. और कब कब होता है? अब इसकी बेटा अंतहीन एग्जाम्पल है, बट शुक्र है आपकी बुक में कितने दिए हुए हैं? 5 केस लॉ दिए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। जनरली पेपर में आपका सिलेबस जो है इन्हीं 5 तक सीमित है, वो इन्हीं से मिलती जुलती कोई कहानी पूछेगा, आपको बोलना पड़ेगा हाँ ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट है, यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड कर दी जाएगी। 5 केसेस कौन कौन से हैं? सर्कमस्टांस और केस इन विच द कोर्ट्स हैव डिसरिगार्डेड कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कौन कौन से केस है बेटा? नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। किसका रेवेन्यू? सरकार का रेवेन्यू। सरकार का रेवेन्यू कहां से आता है? टैक्स से। तो हमने कहा जी सरकार का रेवेन्यू बचाने के लिए, दूसरी भाषा में क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी रोकने के लिए। तो एक ही मतलब है सरकार का रेवेन्यू बचाना, ये टैक्स की क्या करना? चोरी रोकना। केस तो क्या था? केस था बेटा कहते हैं लैंडमार्क केस बाय द नेम ऑफ री सर दिनशा मैनेकजी पेटिट। री सर दिनशा मैनेकजी पेटिट। क्या केस था बेटा? इसके अंदर ना एक दिनशा नाम के बहुत ही रईस व्यक्ति थे। इन रईस व्यक्ति की बहुत सारी इनकम थी और ज्यादातर इनकम ना इन्वेस्टमेंट्स के रूप में थी। कुछ शेयर्स में लगे हुए थे, कुछ प्रॉपर्टी में लगे हुए थे, कुछ गोल्ड के रूप में थे, कुछ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एफडी वगैरह थे, और इन सबसे अच्छी खासी रेंट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में इनकम आया करती थी। तो एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए इनके पास 1 करोड़ रुपए के क्या थे? असेट थे, उसके ऊपर 10 लाख की इनकम आती थी। अब इस 10 लाख के ऊपर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। टैक्स बहुत बड़ा होता था बेटा। हमारे इंडिया उस समय के जमाने की बात कर रहे हैं जब हम 60% 65% टैक्स लगा दिया करते थे। तो 10 लाख कमाने वाले को ऐसा लगता था 6.5 लाख तो क्या चले गए? टैक्स में चले गए, कमाई क्यों रहा हूं? तो उस समय टैक्स की बेटा चोरी करने का ना बहुत इंसेंटिव होता था। अभी भी है, लेकिन अभी हम कंपैरेटिवली फिर भी क्या हो गए हैं? थोड़े से लो पेइंग हो गए, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में काफी जगहों से ज्यादा टैक्स इंडिया में लगता है। तो ज्यादा जल्दी देखा गया बेटा, जब जो टैक्स के रेट ज्यादा होते हैं ना, चोरी करने का क्या होता है? इंसेंटिव भी ज्यादा होता है। जो चीज में फायदा होता है लोग चोरी भी वहीं करते हैं। टैक्स हो ही 5% तो लोग कम चुराएंगे। टैक्स होता जब 40% है तो लोग ये रिस्क लेते हैं कि चलो चोरी कर लेते हैं, देखी जाएगी जो होगा। तो ये क्योंकि बहुत हाई पेइंग टाइम था, इसने बेटा एक बहुत अजीब सी प्लानिंग करनी शुरू करी। लोग टैक्स बचाने के लिए क्या करते थे? इस दिनशा ने 4 अलग अलग कंपनियां बनाई। किसी में खुद मेंबर बन गया, किसी में अपनी वाइफ को बना दिया, किसी में अपने बच्चे को बना दिया, किसी में अपने फ्रेंड को बना दिया। 2-2 लोग ही लगते हैं। और कई सारी मल्टीपल कंपनियां बनाकर अपने 1 करोड़ के जो असेट हैं
इनमें से काफी सारे असेट इन 4 कंपनियों में गिफ्ट के रूप में बांट दिए, तो नेट नेट इसके हाथ में रह गए 20 लाख, और 20-20 लाख इसने क्या किए, 4 कंपनियों में बांट दिए। अब अंडरस्टूड सी बात है बेटा, जब 1 करोड़ पे 10 लाख इनकम आती थी, तो अब भी है तो 1 करोड़ की 10 लाख ही आनी है, बट अब वो 20-20 क्या 2-2 लाख करके क्या होती थी, बट के आती थी। 2 लाख दिनशा के हाथ में आती थी, 2 लाख कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4 के हाथ में आती थी। तो सर इससे क्या फायदा हो गया, अब दिनशा 2 लाख पे टैक्स भरेगा, कंपनी अपने अपने 2 लाख पे टैक्स भरेंगी। बेटा ये 2 लाख पे उस समय तक टैक्स नहीं होता था, तो उसने अपनी क्या करी, उसने अपनी इनकम को ना बांट दिया, क्योंकि जनरली इंडिया में क्या, वर्ल्ड में टैक्स का फंक्शन यही है कि थोड़ी सी इनकम तक टैक्स नहीं लगाते और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो इसने अपनी इनकम को, अपने असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर कर अपनी आने वाली इनकम को क्या किया, बांटा, जिससे उन पर टैक्स ना देना पड़े। और ये बात बेटा कंपनी जैसे कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ गई, उनको समझ आ गया कि क्या प्लानिंग हुई है। उन्होंने उठा के सारी की सारी कंपनियां, जो 4 कंपनियां बनी थी, उनकी इनकम उठा के दिनशा के हाथ में जोड़ दी और कहा नहीं तुम्हारी इनकम तो अभी भी 10 लाख ही है। दिनशा ने कहा ऐसे कैसे 10 लाख है, उसने कहा क्योंकि कंपनी तुम्हारी है। मैंने कहा मेरा कुछ नया कंपनी में, कुछ कुछ में तो मैं क्या नहीं हूं, शेयर होल्डर भी नहीं हूं। तो उन्होंने कहा मेरी कैसी है, क्योंकि उसने कहा क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन दिख रही है, ये कंपनी तुमने बनाई इसलिए है ताकि अब अपने कुछ असेट्स उसको ट्रांसफर करके इनकम कहां ले सको, उस कंपनी के हाथ में। तो उसने कहा हाँ किया है, क्या गलती की है इसमें, कंपनी अलग होती है, मैं अलग हूं। और इस बात को बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट में चैलेंज किया। पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ कि सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को है, इस बात को चैलेंज करने के लिए सरकार गई। अभी तक सोलोमन जैसे व्यक्ति, ली जैसे व्यक्ति नालायक खुद जाते थे बोलने के लिए कि हाँ सेपरेट लीगल एंटिटी, कोर्ट को समझाना पड़ता था। पहली बार उल्टी गंगा बह रही थी बेटा, सरकार जाके कोर्ट को कह रही थी नहीं नहीं सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अगर यहां सेपरेट लीगल एंटिटी हुई तो हर व्यक्ति क्या करेगा, 4 कंपनियां बनाएगा, 5 कंपनियां बनाएगा और अपनी इनकम क्या करने लग जाएगा, बांटना शुरू कर देगा। और यहां बेटा कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर किसी कंपनी को बनाने का प्राइमरी पर्पस, ओनली पर्पस टैक्स इवेजन दिखा, तो हम उस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड करेंगे और जिस व्यक्ति ने वो कंपनी बनाई है उसके हाथ में इनकम क्या कर देंगे, मर्ज करा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा आज की डेट में आप कंपनी बना नहीं सकते, बना सकते हो, बट उस कंपनी का प्राइमरी पर्पस टैक्स इवेजन नहीं दिखना चाहिए। तो सर कैसे करें, बेटा उसमें काम धंधा दिखाओ कोई, उसके अंदर 4 सामान बेचो, 4 सामान खरीदो, लगे कि कोई काम धंधा करते हो। अगर सिर्फ वहां क्या ही हो रहा है, एक असेट पड़ा है और उसकी इनकम आ रही है और आप कहते हो अलग कंपनी बन गई, वहां कोर्ट को क्या फीलिंग आने लग जाएगी कि सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड करने वाला केस है। तो पहला केस बेटा जहां पे डिसरिगार्ड की गई थी वो कौन सा था, रीसर्च दिनशा मैनेजी पैटेंट, जहां पर आपकी अलग अलग कंपनियों की सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए डिसरिगार्ड कर दी गई क्योंकि वो कंपनियां कोर्ट की नजर में सिर्फ किस लिए बनाई गई थी, टैक्स इवेजन के लिए बनाई गई थी। इस पर कई बार पेपर में क्वेश्चन आएगा, मिलते जुलती कहानी है कि एक वेल्दी व्यक्ति था, उसने कंपनियां बनाई, अपनी इनकम बांटी, आप कहेंगे कि किससे मैच करता है, रीसर्च दिनशा मैनेजी पैटेंट से। इस केस में कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड कर रखी है पास्ट में। दूसरा बेटा जहां से आजकल क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। इसमें क्या था, एक व्यक्ति थे बेटा, नाम पे नहीं जाते, ए नाम रख लेते हैं उनका। ये ए नाम के व्यक्ति बेटा एक बी नाम के यहां ना एम्प्लॉय थे, तो जॉब करते थे। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, बी को रेजिग्नेशन पकड़ाया, और बी को जब रेजिग्नेशन पकड़ाया ना, बी समझ गया कि ये बाहर जाकर अपना काम करने वाला है, और बी ने इससे एक एग्रीमेंट साइन कराया कि देखो ऐसा है, तुम बाहर जाकर वो वाला काम नहीं करोगे जो मैं करता हूं, यानी कि मेरे कंप्यूटर मत बनना, मेरे कस्टमर मत तोड़ना, बाकी जो मर्जी काम करो। दुआ क्या सर, एक ए नाम का पर्सन, इस ए नाम के पर्सन ने जॉब करी किसके यहां, बी के यहां, बी के हिसाब से जॉब छोड़ी, बी के साथ क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट को बोलते हैं बेटा नॉन सॉलिसिटेशन एग्रीमेंट। इन अदर वर्ड्स, मैं आपके कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करूंगा, सॉलिसिट होता है अपनी तरफ खींचना, तो मैं आपके कस्टमर्स को अपनी तरफ नहीं खींचूंगा, आपके जो बिजनेस है, जो भी मेरे यहां आपके क्लाइंट होते थे, मैं उनको बिजनेस नहीं लूंगा। अब बेटा ए चोड़ में एग्रीमेंट साइन करके चला तो गया बाहर जाके जब उसने काम करना शुरू किया, उसको रियलाइज किया कि उसको बी के क्लाइंट के अलावा कोई जानता ही नहीं है, तो कोई काम कराने आता नहीं था। धीरे धीरे थक हार के इसको यही याद आया कि कुछ क्लाइंट तोड़ लेता हूं। फिर उसको रियलाइज हुआ नहीं मैं तो एग्रीमेंट करके आया हूं। तो इसने किया क्या बेटा, इसने एक कंपनी बना ली, उस कंपनी में एक छोटा सा शेयर होल्डर खुद बन गया, बाकी लोगों को शेयर होल्डर लगा, और ये कंपनी क्या करना शुरू करने लगी,
बी के उन क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर तोड़कर अपने पास लाने लगी। और जब बी को यह बात पता चली, बेटा बी ने कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि जिस तरह से ए को मनाई है मेरे कस्टमर तोड़ने की, ऐसी ये कंडीशन किस पे लगनी चाहिए, कंपनी पे भी, बिकॉज कंपनी और ए एक ही हैं। और जैसे ही आर्गुमेंट उन्होंने बोला, बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट का आर्गुमेंट उठ गया कि नहीं नहीं ये बात तो गलत है, तुम जो बोल रहे हो कि कंपनी और ए क्या है, एक ही हैं। और कोर्ट ने कहा नहीं, इस केस में हम एक मानते हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि हमें नीयत समझ आ रही है। ए जो काम खुद नहीं कर सकता था, जो रॉन्गफुल एक्ट, जो फ्रॉड वो खुद इंकर नहीं कर सकता था, वो करने के लिए उसने क्या बना दी है, कंपनी बना दी है। तो इस केस में भी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कर दी जाएगी, डिसरिगार्ड। ये बेटा केस का नाम था, किस नाम से है ये, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होर्नी का केस। तो होर्न बुलाते हैं वैसे, होर्नी इसका नाम था, आप ई याद रहेगा आपको लास्ट में, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होर्न का केस। ठीक है जी। नंबर 3, डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी वेदर एन एनिमी कंपनी। तीसरा केस बेटा यहां सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड किया जाती है, केस बाय द नेम ऑफ डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। पहला केस हमने रीड दिनशा मैनेजी पैटेट का पढ़ा, दूसरा कौन सा है, गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस होर्नी का केस। तीसरा क्या है, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड कंपनी में क्या था, इसने बेटा वही कहानी थी, दो कंपनियां थी, मान लीजिए ए और बी, और ये दोनों कंपनियां बेटा इंग्लैंड में बनी हुई कंपनियां थी। और इस ए कंपनी ने ना बी कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि बी कंपनी ना मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे रही। तो बी कंपनी ने कुछ पैसे पे करने थे, किसे, ए से कुछ सामान खरीदा होगा, कुछ उधार लिया होगा, तो बी ने कुछ पैसे देने थे ए कंपनी को, और ए कंपनी ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट कि बी कंपनी क्या नहीं कर रही है, पैसे नहीं दे रही है। और बी कंपनी ने सामने से आर्गुमेंट उठाया कि हम आपको पैसे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे एलियन एनिमी हो। बी ने कहा ये क्या होता है, उन्होंने कहा एलियन एनिमी होता है किसी ऐसे देश का मेंबर, ऐसे देश का व्यक्ति जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एलियन। एनिमी होता है किसी और देश का, एनिमी मतलब आपको समझ आता है, एलियन एनिमी मतलब किसी दूसरे देश का व्यक्ति जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है। बी ने कहा मैं कैसे एलियन हो गया भाई, हम सदियों से बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों इंग्लैंड के बने हुए हैं। उसने कहा हाँ तुम इंग्लैंड में बने तो हो, बट तुम्हारे जो मेजर शेयर होल्डर हैं, तुम्हारे जो डायरेक्टर हैं, तुम्हारे अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो ज्यादातर जर्मनी के लोगों का लगा हुआ है। और उस समय बेटा वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और इंग्लैंड और जर्मनी का आपस में युद्ध हो रहा था। तो इंग्लैंड अपने आप को, या इंग्लैंड जर्मनी को क्या मानता था, एनिमी नहीं मानता था। तो इसलिए ए कंपनी ने बी को पैसे देने से मना किया कि तुम्हें पैसे देने का मतलब है वो पैसा डिविडेंड के रूप में किसी ना किसी रूप में कहां पहुंच जाएगा, जर्मनी पहुंच जाएगा। और इस समय अपने एनिमी को पैसा देने से ऊपर कोई बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है कि वॉर के दौरान एलियन एनिमी के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाते हैं जब तक वॉर खत्म नहीं होता। तो उसी आर्गुमेंट को उठाकर बी को अपना क्या बुला रहे थे, एलियन एनिमी। और बी ने कोर्ट में कहा जी मैं कैसे एलियन एनिमी हो गई, मैं तो कहां की बनी हुई कंपनी हूं, इंग्लैंड की बनी हुई कंपनी हूं। कंपनियों की थोड़ी ना नेशनैलिटी होती है। मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है, कंपनियों की थोड़ी ना नेशनैलिटी होती है, कंपनी तो वहां की हो जाती है जहां बनती हैं, बट उनके लोगों की क्या होती है, नेशनैलिटी होती है। तो अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये जो इसके पीछे बेटा कई सारे मेंबर थे, उनका जर्मन होना इस कंपनी को भी जर्मन बना देगा। और इस बात को कोर्ट के अंदर डिसाइड करना पड़ा, और कोर्ट ने कहा हां बना देगा, वॉर के दौरान तो बना देगा, बिकॉज इस कंपनी का ट्रू कैरेक्टर जानना जरूरी है। बेटा यहां से वर्ड आया ट्रू कैरेक्टर। नो डाउट ये इंग्लिश कंपनी थी क्योंकि इंग्लैंड में बनी थी, वहां का कानून भी ये था, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। बनी तो कंपनी एक्ट में, वहां के कंपनी एक्ट में थी, तो होनी तो इंग्लैंड की कंपनी चाहिए थी। बट इसलिए मैं कैरेक्टर वर्ड नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रू कैरेक्टर ऑफ कंपनी। असलियत जाननी है तो कई बार क्या करना पड़ता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इट वाज डिसाइडेड कि हैस ये कंपनी क्या ही मानी जाएगी, जर्मन कंपनी मानी जाएगी, इसको तब तक पैसे देने की जरूरत नहीं है जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता। तो यहां से बेटा हमारे पास तीसरा केस आया था, केस बाय द नेम ऑफ डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। चौथा केस, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन और वेलफेयर लेजिस्लेशन। केस का नाम है बेटा वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। नाम में समझ आ रहा है बेटा, एक कंपनी थी एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री नाम के, उसके वर्कर्स ने उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया है। और लड़ाई किस बात पे हो रही है कि कंपनी कोई लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड कर रही है। ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है बेटा, इस केस में क्या था कि हमारे पास एक कानून था बाय द नेम ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इस तरह के कानून को ना जनरली बेटा वेलफेयर लेजिस्लेशन बुलाया जाता है। वेलफेयर लेजिस्लेशन क्या होते हैं, वो कानून जो किसी स्टेट ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनते हैं, यानी कि पक्षपाती कानून होते हैं। ये किसी के फायदे के लिए बनते हैं, किसी के नुकसान के कॉस्ट पर। जैसे मैंने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का एग्जांपल दिया,
पेमेंट ऑफ बोनस एट बेटा एक वेलफेयर लेजिस्लेशन, आपको समझ आ रहा है, इसमें एम्प्लॉयर को कोई फायदा नहीं होता। कानून कहता है कि प्रॉफिट कमाए हैं तो एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा, बोनस। ऐसी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। तो हमने कहा जी ऐसे कानून की अगर आप ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए अलग कंपनियां बनाओगे तो हम आपके ऊपर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट का कंसेप्ट लगाएंगे। हुआ क्या था सर, इस केस के अंदर एक कंपनी थी बाय द नेम ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, मैं ARS बुला रहा हूं इसको, कंपनी का नाम क्या था, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। इस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री के पास ना बेटा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स थी और कंपनियों के शेयर्स वगैरह में, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना बेटा बहुत सारी इनकम आती थी। ये जो इनकम आती थी ये इनकम आकर ARS के प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ जाती थी। प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ने की वजह से बेटा इनका प्रॉफिट बढ़ जाता था, प्रॉफिट बढ़ता था तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहता था बोनस दो एम्प्लॉय को। कई साल से इनके एम्प्लॉयज को बोनस मिल रहा था। ये बात ARS को हजम नहीं हो रही थी, वो कहती थी यार इनमें एम्प्लॉय का क्या योगदान है। बोनस का बेटा वेरी लॉजिक यही है ना कि एम्प्लॉय ने तुम्हारे वेलबींग के लिए काम किया, तुम्हें 4 पैसे फालतू कमा के दिए, 2 पैसे उसको दे दो उसमें से। लेकिन तब तक समझ आता है बेटा जब तक वो 4 कमा के देता है आप उसमें से 2 देते हो। मेरा एम्प्लॉय इतना नालायक, कमाता 1 रुपया नहीं है, चाहिए उसको 2 रुपए बोनस के। लेकिन दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द कानून, वो कहते थे कि कहीं से इनकम आए, प्रॉफिट होना चाहिए, बोनस बांटना है। तो इस कंपनी ने क्या किया बेटा, इस कंपनी ने ना अपनी एक और सब्सिडरी बनाई और सारी इन्वेस्टमेंट उठा के कहां ट्रांसफर कर दी, इस सब्सिडरी में। अगले साल क्या हुआ बेटा, अगले साल इसमें इन्वेस्टमेंट पे इनकम आई नहीं, ARS का प्रॉफिट गिर गया। जब प्रॉफिट गिरा तो उन्होंने बोनस दिया ही नहीं, और वर्कर ने पूछा इस साल बोनस नहीं आया। मैंने कहा तुम काम कहां करते हो, ना काम तो 5 साल से नहीं कर रहे, तब भी तो बोनस आ ही जाता था, इस साल क्यों नहीं बोनस आया। तो जब रिसर्च करा तो बेटा पता चला उनके यूनियन लीडर ने कि हाँ इस तरह की प्लानिंग करी है कंपनी ने अपनी वो इन्वेस्टमेंट्स कहां कर दी हैं, किसी और सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, इस वजह से प्रॉफिट घट गया है। एंड इन वर्कर्स ने जाकर बेटा कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, इसलिए केस का नाम पड़ा वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। आर्ग्यूमेंट बीइंग कि ये जो कंपनी बनाई गई है सब्सिडरी, इसका ओनली पर्पस क्या है, बोनस की ऑब्लिगेशन से बचना, लीगल ऑब्लिगेशन से बचना। तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड करनी चाहिए और इसके पीछे छुपी हुई ARS को ही क्या करना चाहिए, कंपनी मानना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट भी किसकी माननी चाहिए, ARS की। और कोर्ट की यही जजमेंट आई कि अगर मुझे लगा कि आपकी कंपनी बनाने का ओनली पर्पस क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने का ओनली पर्पस क्या है कि आप कोई वेलफेयर लेजिस्लेशन, कोई लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड की जा सकती है। और लास्ट केस बेटा 5वां केस इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। वैसे तो बेटा कानून की नजर में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी 2 अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो एक A कंपनी है और एक B कंपनी है बेटा, दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों के अलग अलग डायरेक्टर्स हैं। हाँ A के पास B में क्या होगी, होल्डिंग होगी, तभी B A की क्या कहलाती होगी, सब्सिडरी कहलाती होगी। दे आर 2 सेपरेट पर्संस, नॉट एन इशू, दोनों अलग अलग होते हैं। हम जनरली होल्डिंग को सब्सिडरी और सब्सिडरी को होल्डिंग नहीं मानते हैं, दे आर नॉट वन पर्सन, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी बरकरार रहती है। बट अगर आप अपनी सब्सिडरी का इस्तेमाल एजेंट के रूप में करते हो, एजेंट के रूप में करते हो मतलब वो अपने लिए काम नहीं कर रही, वो तुम्हारे लिए काम कर रही है, और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा काम कर रही है जो शायद तुम खुद नहीं कर सकते थे। मैंने कहा ये क्या हुआ, बट इसमें के अंदर एक कंपनी थी A नाम की, उसने ना इंग्लैंड में ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती, बट इंडिया में जैसे दिल्ली में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वहां नाम था ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन को इस A कंपनी ने कुछ लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया, कमर्शियल व्हीकल चलाने का लाइसेंस, जैसे दिल्ली में ऑटो चलाने का लाइसेंस चाहिए होता है, बस चलाना, टैक्सी चलाने का लाइसेंस चाहिए होता है, ऐसे ही वहां पर ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के पास इस कंपनी ने क्या किया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। इसका लाइसेंस बेटा इस बात पर रिजेक्ट कर दिया गया कि इस बार हम लाइसेंस सिर्फ उन कंपनियों को दे रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस नहीं है। और बेटा जो एक कंपनी थी आपकी मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इसको हम A नाम दे रहे हैं क्योंकि इसका नाम ही समझ आ रहा था, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इसके पास ऑलरेडी क्या थे, लाइसेंस थे, तो बिकॉज ऑफ पॉलिसी इसके लाइसेंस की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। इसने क्या किया बेटा, यही एप्लीकेशन किससे डलवाई, एक B नाम की सब्सिडरी से जो ट्रांसपोर्ट में डील ही नहीं करती थी, इनके नाम से लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाया, क्योंकि आज तक इसके पास कोई लाइसेंस थे नहीं, इसको लाइसेंस मिल गए। इसके किसी काम के थे लाइसेंस नहीं, ये तो काम ही नहीं करती थी ट्रांसपोर्ट का, तो इसका उठा के बेटा लाइसेंस कौन इस्तेमाल करता था, A कंपनी इस्तेमाल करती थी। थोड़ा समय बाद बेटा कंप्यूटर वगैरह को पता चल गया होगा, उन्होंने उठाकर क्या कर दी, कंप्लेन फाइल कर दी कि आपने अपनी पॉलिसी के हिसाब से लाइसेंस किसको नहीं देने चाहिए थे, A को। उन्होंने कहा हमने A को दिए भी नहीं, उन्होंने कहा आपने B को दिए ना, वो B का लाइसेंस अंत में कौन इस्तेमाल कर रहा है, A इस्तेमाल कर रहा है। और ये सुन के बेटा ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और इस बात को चैलेंज करने के लिए कंपनी कोर्ट चली गई।
और कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट ये उठाया गया कि बी के लाइसेंस किस बेसिस पे कैंसिल किए जा रहे हैं, कौन सी पॉलिसी का वायोलेशन हुआ है। और आपका ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का ये कहना था कि ये लाइसेंस एक ऐसी कंपनी के फायदे में आ रहे हैं जो ऑलरेडी लाइसेंस लेके बैठी है, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, हमें नए लोगों को लाइसेंस देने थे। तो उसने कहा ये नया तो है। मैंने कहा लेकिन ये नया है, तुम तो पीछे कौन हो, पुराने हो। तो उसने कहा मेरे पुराने होने से ये थोड़ा ना पुराना हो जाएगा। एंड दैट देयर केम द कंसेप्ट कि हम दोनों क्या हैं, अलग अलग पर्सन है। लॉ ने माना कि यस आप अलग अलग पर्सन हो, बट यहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बी को इस्तेमाल कर रहे हो एजेंट के रूप में अपने लिए, क्या लेने के लिए, फायदा लेने के लिए। तो ऐसे केस में हम सब्सिडरी की सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड करते हैं और ये मानते हैं कि ये लाइसेंस किसको ही दिए गए हैं, ए को ही, और ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन सही था इस लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए। तो बेटा 5 केसेस थे जो हमने कवर किए किसके अंदर, सेपरेट लीगल एंटिटी में। कौन कौन से केस कवर हुए? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रीसर्च दिनशा मैनेजी पैटेंट, देन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इंप्रॉपर कंडक्ट, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। तीसरा, डिटरमाइनिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ कंपनी वेदर एनिमी कंपनी और नॉट, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। देन टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन और वेलफेयर लेजिस्लेशन, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। और लास्ट हमारे पास क्या आया, क्या कोई केस लॉ नहीं है इन क्वाजाई क्रिमिनल केसेस। नाउ व्हाट आर क्वाजाई क्रिमिनल केसेस? क्वाजाई होते बेटा मिलते जुलते, क्रिमिनल आप समझते ही हैं। तो ऐसे केसेस बेटा जहां पर ना क्रिमिनल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। अब आप कंपनी एक्ट भी खोलोगे ना, कंपनी एक्ट में भी कई जगह लिखा हुआ है अगर ऐसा किया गया तो पनिशमेंट मिलेगी 2 साल तक की। फिर सवाल उठता था 2 साल की पनिशमेंट किससे मिलेगी, और वो अंडरस्टूड हो गया बेटा फिर किसको मिलेगी कि आपको कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड करनी पड़ेगी, और जो वो ऑफिसर्स होंगे, जो वो डायरेक्टर्स होंगे जिन्होंने वो डिफॉल्ट किया, उनके ऊपर क्या होगी, 2 साल की सजा। तो कई जगह लिखना नहीं पड़ता, हमें समझ आता है। जैसे ही किसी कंपनी के ऊपर क्या लगाने की बात की जाती है, क्रिमिनल पनिशमेंट के लिए जेल भेजने की बात होती है, ऐसे केसेस में ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड की जाती है। और वैसे क्योंकि जेल कंपनी नहीं जाएगी, उसके क्या जाएंगे, ऑफिसर एंड डायरेक्टर जाएंगे। तो आगे आप कई जगह पढ़ेंगे बेटा, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, कंपनियों के लिए क्रिमिनल पनिशमेंट लिखी हुई है, कंपनी एक्ट के अंदर लिखी हुई है। तो अंडरस्टूड है वो कंपनी के लिए नहीं लिखी हुई, वो किसके लिए लिखी हुई है, उसके ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स के लिए। ये बेटा आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा हुआ। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम बात करें तो हमने 3 बातें कवर करी। एक एक्चुअल में सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री कवर करी, सेक्शन 1 के अंदर 4 सब सेक्शन कवर किए। देन कंपनी क्या होती है 2 क्लॉज 20 कवर किया। देन इसके फीचर्स कवर किए बेटा, फीचर्स के लिए हमने प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन कवर करी, फीचर्स के लिए हमने टॉप क्लास एसोसिएशन लर्निंग स्किल बनाई। देन फाइनली हमने क्या कवर किया है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहां कहां हो सकता है। टोटल इसके अंदर अभी तक बेटा हमने 7 भी नहीं 8 केस लॉ कवर कर लिए हैं। तो एक केस लॉ की लिस्ट अलग से बना लीजिए आप, जिन्होंने बनाई हुई बेटा उसके अंदर मैच कर लीजिए, जिन्होंने नई बनाई हुई है केस लॉ की लिस्ट बनाई है। आपको कंपनी एक्ट के सारे केस के नाम याद होने चाहिए। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं केस लॉस की। पहला केस लॉ के अंदर हमने कवर किया सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। दूसरा इसके अंदर हमने कवर किया ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग। दोनों किसके टॉपिक थे, सेपरेट लीगल एंटिटी के। ठीक है जी, 2 केस हमें याद रखने हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस एंड ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। तीसरा केस हमने इसमें कवर किया मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसी से मिलता जुलता केस ये था सेपरेट प्रॉपर्टी का केस। ठीक है, फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के बेटा 5 केस कवर किए हमने। सारे केस किसके हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के 5 केस। तो चौथा केस हमने कवर किया इसके अंदर रीसर दिनशा मैनेजी पैटेट, रीसर दिनशा मैनेजी पैटेट, रीसर दिनशा मैनेजी पैटेट प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का केस है, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का केस। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पहला केस, रीसर दिनशा मैनेजी पैटेट प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का केस। अगला केस हमने इसमें कवर किया गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होन का केस, गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस होन का केस।
ये हमने बात की बेटा फ्रॉड रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। छठा केस हमने कवर किया इसके अंदर, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। इसमें हमने हमारे पास आया था डिटरमाइनिंग ट्रू कैरेक्टर ऑफ कंपनी, डिटरमाइनिंग ट्रू कैरेक्टर ऑफ कंपनी, डिटरमाइनिंग ट्रू कैरेक्टर ऑफ कंपनी। सेवेंथ, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये हमने बेटा केस कवर किया टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है जी। और आठवां और लास्ट केस हमने कवर किया अभी इसके अंदर, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। तो टोटल 8 केस है बेटा जो हमने कवर किया, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। ठीक है जी। ये हो गया बेटा 8 केस आपके चैप्टर 1 के, जहां पर टोटल हमने 8 ये केस लॉ कवर किए हैं। 3 टॉपिक हमने कवर किए, इंट्रोडक्शन का कंसेप्ट, देन हमने फीचर्स कवर किए हैं कंपनी के, और तीसरा हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट का कंसेप्ट कवर किया है। आइए चैप्टर 2 पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा जो आपकी कंपनी एक्ट के अंदर है, कि कंपनियां कितने तरह की होती हैं। जनरली 70% ऑफ द कंपनी एक्ट आपका यहीं से कवर होता है, टाइप्स ऑफ कंपनीज में से। टाइप्स ऑफ कंपनी पे आएंगे बेटा, मैंने आपके सामने एक मास्टर चार्ट बना के दिया आपको, इसका चार्ट नंबर 1.2 के अंदर देखें। पहला हमने बेसिक बेटा जिस पे कंपनियां बांटती हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मेंबर्स। इसको कुछ लोग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं, कि पहला क्राइटेरिया जिस पे कंपनियां बांटी जाती हैं दैट इज बेस्ड ऑन मेंबर्स। मेंबर्स के क्राइटेरिया बेटा कंपनी 2 तरह की होती है, इट कैन बी पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन शानदार है, वो कहता है जो प्राइवेट नहीं होता वो पब्लिक होता है। तो अंडरस्टूड सी बात है, आपको प्राइवेट जानना है, जो प्राइवेट नहीं होता है वो क्या होती है, पब्लिक कंपनी। तो इंडिया में हर कंपनी या तो प्राइवेट होती है या क्या होती है, पब्लिक होती है। दूसरा क्राइटेरिया लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी, मेंबर की लायबिलिटी। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, पहला नंबर ऑफ मेंबर्स, दूसरा लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे अगेन कंपनी 2 तरह की होती है, या लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, हमने कवर करना है। तीसरा क्राइटेरिया बेटा कंट्रोल के बेसिस के ऊपर, कंपनी 3 तरह की हो सकती है, होल्डिंग कंपनी हो सकती है, सब्सिडरी हो सकती है, एसोसिएट हो सकती है। चौथा क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन एक्सेस टू कैपिटल, कंपनी लिस्टेड हो सकती है, कंपनी अनलिस्टेड हो सकती है। और पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया है बेटा मिसलेनियस, जहां पर 6 हमने कंपनियां कवर करनी है। फॉरेन कंपनी कवर करनी है, गवर्नमेंट कंपनी कवर करनी है, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, इनको सेक्शन 8 कंपनी बुलाते हैं, ये कवर करना है। डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट कवर करना है, निधि कंपनी कवर करना है, और लास्ट के अंदर हमने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई कवर करना है। ठीक है जी। आइए बात शुरू करते हैं बेटा मेंबर वाले से। ज्यादातर बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है, तो फटाफट से कवर करेंगे। मेंबर्स के बेसिस के ऊपर हमने कहा जी, मेंबर्स के बेसिस के ऊपर कंपनियां 2 कैटेगरी की होती हैं इंडिया के अंदर, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखें बेटा, पब्लिक कंपनी डिफाइंड है 2 क्लॉज 71 में, प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है 2 क्लॉज 68 के अंदर। पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइन किया उन्होंने कहा जी, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। तो वैसे तो बेटा 2 कंडीशन है पब्लिक कंपनी होने के लिए, कि आप प्राइवेट कंपनी नहीं होने चाहिए एंड साथ में आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो ये फिर ये जीरो ही है। तो अगर आपके पास कोई मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जितनी मर्जी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ मेन रिक्वायरमेंट क्या रह गई आज की डेट में, एक पब्लिक कंपनी वो होती है जो क्या नहीं होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। हाँ, दूसरा तरीका एक और है बेटा, वो नीचे प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी मतलब
आप सब्सिडरी हैं एक ऐसी कंपनी के जो क्या नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो क्या होती है, पब्लिक कंपनी। सिंपल भाषा में लिखें, अगर एक कंपनी क्या है, सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, इट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। तो दूसरी बात क्या लिखी है, भले ही आप अपने आर्टिकल्स के हिसाब से प्राइवेट ही क्यों ना हो, अगर आप एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हैं तो आप कानून की नजर में क्या ही माने जाएंगे, आप एक पब्लिक कंपनी मान। तो पब्लिक कंपनी बनने के बेटा दो तरीके, या तो आप खुद प्राइवेट नहीं हो तो पब्लिक हो, आप खुद तो प्राइवेट हो बट आपकी होल्डिंग क्या है, पब्लिक है, तो भी आप क्या हो, पब्लिक हो। तो दो तरीके से आप पब्लिक बनते हैं, या तो पब्लिक की सब्सिडरी बन जाओ, या आप अपने आर्टिकल्स के हिसाब से क्या ना रहो, प्राइवेट ना रहो, तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे, पब्लिक कंपनी। और सारा दारोमदार बेटा फिर किस बात पे आ गया, क्या प्राइवेट हो कि नहीं, या आपकी होल्डिंग प्राइवेट है कि नहीं। तो आप प्राइवेट हो कि नहीं, आपकी होल्डिंग प्राइवेट है कि नहीं, दोनों में से किसी का भी आंसर अगर आ गया कि नहीं मेरी होल्डिंग प्राइवेट नहीं है, तो फिर आप भी क्या ही हो, पब्लिक कंपनी हो। आप खुद प्राइवेट नहीं हो तो आप क्या हो, अच्छा मैं प्राइवेट हूं, मैं प्राइवेट नहीं हूं तो मैं पब्लिक हूं, मेरी होल्डिंग भी अपने आप पब्लिक हो जाएगी, नहीं, ये रिश्ता मेरे कुछ होने से मेरा होल्डिंग पे प्रभाव नहीं पड़ता, मेरे होल्डिंग के पब्लिक होने से मेरे पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर मेरा होल्डिंग क्या निकल आया, पब्लिक निकल आया, तो मुझे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या मान ले जाऊंगा, मैं पब्लिक कंपनी मान ले जाऊंगा। प्राइवेट कंपनी होती क्या है सर, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है आज की डेट में, जैसे वहां प्रिस्क्राइब नहीं था, एंड विच बाइट्स आर्टिकल्स, जो अपने आर्टिकल्स में 3 कंडीशंस लगाती है। बेटा ये 3 कंडीशंस हमने याद किया था RLP नाम से, जो अपने आर्टिकल्स के थ्रू क्या करती है, RLP करती है। RLP क्या है, R से बेटा पहला काम रिस्ट्रिक्ट करती है, क्या रिस्ट्रिक्ट करती है, राइट और टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। L से लिमिट करती है नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, एंड P से प्रोहिबिट करती है इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। बेटा ध्यान से लैंग्वेज देखिएगा, एक R है, R में रिस्ट्रिक्ट वर्ड है, P में प्रोहिबिट वर्ड है, दोनों में से बड़ा शब्द कौन सा है, प्रोहिबिट। तो थर्ड पॉइंट ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो क्या कह रहा है, नहीं करना किसी भी हालात में, प्रोहिबिट, क्या नहीं करना, इनवाइट एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। पहला पॉइंट पढ़िए, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, वहां बेटा पॉइंट क्या है, शेयर्स, यहां क्या लिखा है, सिक्योरिटीज। क्या दोनों मायनों में थर्ड पॉइंट बड़ा है, यस, प्रोहिबिट कर रहा है, और किसके लिए प्रोहिबिट कर रहा है, सिक्योरिटीज के लिए। क्या प्रोहिबिट कर रहा है, इन्विटेशन नहीं देनी पब्लिक को टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब जनरल पब्लिक को जाकर शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस कुछ भी हो उनको इनवाइट नहीं करना। ये जनरल पब्लिक को इनवाइट करने को बेटा कानून की भाषा में बोलते हैं क्या नहीं लाना, पब्लिक ऑफर नहीं लाना, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। क्या इसके अलावा भी तरीका होता है पैसा रेस करने का, यस सर, दूसरे को क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आप पब्लिक ऑफर से पैसा रेज नहीं करेंगे, आप सिर्फ किससे पैसा रेज करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट से। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या बाहर के लोग ही पैसा लगाते हैं, यस, बाहर के लोग ही लगाते हैं, लेकिन बेटा फर्क क्या है, आप उनके पास चल के जाते हैं, बाय नेम उनको ऑफर देते हैं, वो आपको पैसा देते हैं। पब्लिक ऑफर में आप क्या करते हैं, आप एड छपवा देते हैं कि मेरे शेयर बिक रहे हैं, जिसको आना है आकर क्या कर लो, ले लो। इसलिए कभी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, अंडर सब्सक्राइब। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, आप कुछ नंगों का नाम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके पास अपने शेयर का ऑफर लेके जाते हैं, वो ले लें तो अच्छी बात है, नहीं ले तो कोई बात नहीं, हम किसी और को ऑफर लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा क्या करना, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट कंपनी के लिए एक आफत क्या आ गई, उसको पूरी जिंदगी अपनी कोई भी सिक्योरिटी इशू करनी है, उसके लिए कौन सा रास्ता बंद है, वो कभी पब्लिक ऑफर नहीं करेगी, कभी कोई प्रोस्पेक्टस नहीं लाएगी, हमेशा किस पे जिएगी, प्राइवेट प्लेसमेंट पे। फिर जब मैं प्राइवेट प्लेसमेंट से बेटा शेयर इशू करूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेंगे, मेंबर मिलेंगे। तो दूसरी कंडीशन आई, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, आपके मेंबर किसी भी क्षण कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 200 से। अच्छा 200 से ज्यादा शेयर इशू नहीं करने, 200 से ज्यादा लोगों को इशू नहीं करने। इशू कितने करने, जितने मर्जी करो, मैं एक एक बंदे को 1-1 करोड़ का इशू कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ का इशू कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। बंदे कितने ज्यादा नहीं होने चाहिए, 200 से। अच्छा फिर ये किस चीज के बंदे हैं, शेयर वाले, डिबेंचर वाले, शेयर वाले। डिबेंचर बेटा प्राइवेट पब्लिक इशू से हो सकता है इशू, नहीं, 200 से ज्यादा को हो सकता है, हो सकता है। कहां मना है, क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। डिबेंचर होल्डर मेंबर होता है
नहीं। तो बेटा यहां पर इस प्रोहिबिशन दोनों बातों के लिए, शेयर्स भी डिवेंचर भी। लिमिट किसके लिए है? मेंबर्स के लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट से भी भीड़ इकट्ठी करनी है, लेकिन मैक्सिमम कितनी? 200 तक। 200 काउंट करते समय बेटा 3 बातों को ध्यान रखना है। 200 काउंट करते समय अगर जॉइंट होल्डर को शेयर दे रहे हो, उनको एक गिनना है। यानी कि अगर 2 लोगों को शेयर दिया है, दोनों मिलकर ले रहे हैं, तो वो 200 काउंट करते समय कितनी बार गिने जाएंगे? एक बार। ऐसे ही आपके एम्प्लॉइज बेटा जिनको आप अपने शेयर्स देते हो, एम्प्लॉइज को 200 की गिनती के अंदर नहीं रखना है। तो आपने स्वेट इक्विटी, ईसोप के नाम सुने होंगे। अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उनको कई बार क्या दे दिए जाते हैं? शेयर दिए जाते हैं। ये 200 में, अच्छा ये शेयर होल्डर ही नहीं होते, होते हैं बट किसमें काउंट नहीं होते? 200 में। यानी कि बेटा ये 200 ना अपने आप में एडजस्टेड फिगर है, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये नंबर और शेयर होल्डर के बराबर नहीं होती। 200 में क्या क्या नहीं आता? जॉइंट होल्डर को एक काउंट करते हैं, अपने सारे एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते हैं, एंड फिर वो एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर बने, जब वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं तो मेंबर तो रह जाते हैं बट क्या नहीं रहे? एम्प्लॉय नहीं रहे, उन्हें तब भी काउंट नहीं करना। तब समझें बेटा, मैंने अपनी कंपनी बनाते समय कई सारे अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स बांटे, उनको पार्टिसिपेंट बनाने के लिए कि हाँ तुम भी प्रॉफिट का हिस्से बेटा ज्यादा काम करते होंगे। उन सबको 200 में काउंट नहीं किया। उनमें से कुछ लोग छोड़ के चले गए। क्या वो मेरे एम्प्लॉय रहे? नहीं। क्या वो मेरे मेंबर आज भी होंगे? यस। जब तक वो शेयर नहीं बेचते बेटा मैं तो उनसे छीन नहीं सकता। तो क्या वो 200 में काउंट होने लग जाएंगे? नहीं। लेकिन मेरा एक एम्प्लॉय बेटा जॉब छोड़ के गया, उसके पास कोई शेयर नहीं था, और बाद में बाहर जाकर मेरा शेयर खरीद लेता है, क्या वो काउंट होगा? यस। तो बेटा ये एक्स एम्प्लॉइज कौन से हैं? एक्स एम्प्लॉय के आगे लिखेंगे एक्स एम्प्लॉइज हु बिकेम मेंबर वाइल इन एम्प्लॉयमेंट। तो आपको सारे एक्स एम्प्लॉइज बाहर नहीं करने। कौन से वाले एक्स एम्प्लॉइज बाहर करने हैं? जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर बने तब भी नहीं गिने गए, जब छोड़ के चले गए तब भी नहीं गिने गए। हाँ, कोई पहले मेंबर था ही नहीं, आपने उल्टा इनफैक्ट को ग्रेच्युटी का पैसा दिया, प्रोविडेंट फंड का पैसा दिया, उसने उस पैसे से तुम्हारे क्या कर लिए? शेयर एक्वायर कर लिए। क्या वो मेरे एक्स एम्प्लॉइज है? यस। लेकिन क्या वो काउंट होगा? यस, बिकॉज वो मेंबर कब बना है? एम्प्लॉयमेंट के दौरान नहीं बना, बाद में बना। और सही वाली कहानी, जॉइंट होल्डर्स हैं, दोनों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर क्या करना है? एक बार। ऐसे काउंट करके बेटा नंबर ऑफ मेंबर कितने ज्यादा नहीं होने चाहिए? 200 से ज्यादा। और लास्ट में मेंबर की एक तकलीफ और है, सर ये मेंबर अपने शेयर्स बेचेंगे, बेचे मैं रोक तो नहीं सकता, लेकिन एक दिक्कत है, मैंने बेटा बड़े प्लानिंग से अपने शेयर्स को मेंबर को 199 पर रोक के रखा हुआ था। एक मेंबर गया बाहर, 4 लोगों को अपने शेयर बेच आया, 10 तूरक 10 तूरक 10 तूरक। वो तो अपने 10-10 करके बेचता बना, अपने बदले कितने दे गया? 4 लोग दे गया। मेरे लिए मुसीबत पैदा कर गया, मुझे 199 से कितना कर गया? 203। क्या मैं रोक सकता हूं? रोकना पड़ेगा, नहीं तो बेटा मेरा प्राइवेट रहना या ना रहना किसके हाथ में रह जाएगा? कि मेरा पता नहीं किस मेंबर के दिन सर घूमे, 50 शेयर थे बाहर, 50 लोगों को बांट आया। मैंने कहा हद है यार, हमने तुझे एक गिन रखा तो सडनली 50 हो गया। क्योंकि अब मुझे रोकना पड़ेगा बेटा, इसलिए मुझे तीसरी ताकत क्या दी गई? रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर। समझदारी से बताएं बेटा, ये रिस्ट्रिक्शन डिवेंचर के लिए चाहिए नहीं, क्योंकि उनको 200 में काउंट ही नहीं करना, तो उन पे क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाए? तो मैं किसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा? शेयर्स के ट्रांसफर को। तो मैं अपने शेयर्स के ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, यानी कि मैं कहीं ना कहीं कुछ रूल्स बनाऊंगा। जैसे जनरली बेटा रूल बनाया जाता है कि कोई भी मेंबर अपना शेयर अगर बेचना चाहेगा प्राइवेट कंपनी का, तो वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगा, यानी कि उल्टा इसके जाने से एक कम ही हो जाए, उसके जाने से क्या ना हो, बढ़े ना। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? एग्जिस्टिंग से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि 199 है, एग्जिस्टिंग 198 हो करके जाएगा, कोई उनमें से खरीद लेगा तो उल्टा कितने हो जाएंगे? 198 हो जाएंगे। मुझे इस बात का डर है कि हमें ऑफर किए बिना अगर तुम बाहर पहुंच गए, तुम शायद उसको क्या कर दोगे? 200 से ऊपर। तो पहली कंडीशन क्या लगाई है? रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को, लिमिट करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स को 200 पर, और प्रोहिबिट करते हैं इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। और 3 बातें बेटा ध्यान रखनी है, 200 को काउंट करते समय जॉइंट होल्डर्स को काउंट नहीं करना है, जॉइंट होल्डर्स को एक बार काउंट करना है, एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है, एक्स एम्प्लॉइज को भी काउंट नहीं करना है। तुम्हारी 2 डेफिनेशन पूरी हुई है। सेक्शन नंबर कौन कौन से हैं? प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है बेटा कहां पर? 2 क्लॉज 68 में, और पब्लिक कंपनी कहां डिफाइंड है? 2 क्लॉज 71 में। आखिरी बात आज की बेटा, प्राइवेट कंपनी फिर 2 स्पेसिफिक काइंड की होती है। एक प्राइवेट कंपनी होती है स्मॉल कंपनी, दूसरी होती है ओपीसी। तो वैसे तो प्राइवेट कंपनियां फिर 3 तरह की हो गई, एक स्मॉल कंपनी, एक ओपीसी,
एक अदर देन स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी, यानी कि हमने प्राइवेट में से कुछ को स्पेशल नाम दे दिया। एक को क्या नाम दिया? स्मॉल। एक को क्या नाम दिया? ओपीसी। जिसको कोई नाम नहीं दिया वो आज भी क्या ही है? वो प्राइवेट कंपनी ही है। तो एक ऐसी कंपनी बेटा जो प्राइवेट है लेकिन प्राइवेट होते होते दो बातें पूरी करती है, इस कंपनी को क्या बुलाते हैं? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी कहां डिफाइंड है? 2 क्लॉज 85 में। प्राइवेट कहां डिफाइंड था? 2 क्लॉज 68 में। पब्लिक कहां डिफाइंड था? 2 क्लॉज 71 में। प्राइवेट कंपनी की एक स्पेसिफिक काइंड स्मॉल कंपनी। क्या होती है भाई स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी मींस ए कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। यहीं से समझ आ गया कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी विच सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस हैं बेटा? किसी को छोटा बोलने के दो तरीके हैं, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, उसका टर्नओवर। यानी कि एक बड़ी कंपनी क्या होती है? या तो जिसके पास पैसा ज्यादा होता है या जो बेचती ज्यादा है। तो दोनों लेवल पर हमने लगा दिया। एक छोटा तब माना जाएगा बेटा जब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगी? एक लिमिट के अंदर अंदर होगी, एंड उसका टर्नओवर एक लिमिट के अंदर अंदर होगा। लिमिट क्या है सर? पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। ये 10 करोड़ प्रिस्क्राइब हो गया है? नहीं बेटा, ये ताकत है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वो प्रिस्क्राइब करना चाहे तो 50 लाख की फिगर को बढ़ाकर कहां ले जा सकती है? 10 करोड़ तक ले जा सकती है। ले गई है? नहीं सर, ये लेके कहां तक गई है अभी? फिलहाल 4 करोड़ तक। क्या अभी भी हमारे पास ताकत पड़ी है? यस, सरकार बिना कुछ अमेंडमेंट कराए, बिना लॉ में चेंज करवाए, क्या 4 करोड़ की फिगर को 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ कर सकती है? यस। 12 कर सकती है? नहीं, 12 करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? पहले कानून चेंज करवाना पड़ेगा। ऐसी बेटा टर्नओवर में क्या है? 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, जो कहां तक जा सकता है? 100 करोड़ का। अच्छा, अब इस 50 लाख की और 2 करोड़ की कोई इंपॉर्टेंस रह गई? नहीं, क्योंकि अगर कुछ ना प्रिस्क्राइब किया होता तो 50 लाख और 2 लाख था। अब प्रिस्क्राइब हो गया तो 50 लाख की जगह कितना हो गया? 4 करोड़ और 2 करोड़ की जगह कितना हो गया है? 40 करोड़। हाँ, ये बढ़ा के ले जाए कहां तक जा सकते हैं? 10 करोड़ तक और 100 करोड़। तो याद है भैया बेटा, जितने प्रिस्क्राइब्ड है ना, वो जितना प्रिस्क्राइब हो सकते हैं उसका 40% है फिलहाल। तो 10 करोड़ है, 4 कर रखा है। 100 करोड़ है, कितना कर रखा है? 40 करोड़ कर रखा है। और लिमिट वैसे कितनी है? 50 और 2। ये किसी काम की नहीं रही, लेकिन क्योंकि हमें डेफिनेशन लिखनी है, हमें लिखनी पड़ेगी। बाहरी दुनिया में देखो तो चेक करने का तरीका क्या है? एक ऐसी कंपनी जो पहली बात तो प्राइवेट हो, अगर वो पब्लिक है बात ही खत्म, वो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। तो अगर वो प्राइवेट है तो उसको दो बातें पूछो, तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल कितना। अच्छा, कब देखना है? साल की बिगिनिंग में, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर का होता है। तो क्या ये स्टेटस हर साल बदलता होगा? यस, ये स्टेटस हर साल क्या होता है? बदलता है, क्योंकि बेटा टर्नओवर अक्सर, पेड अप शेयर कैपिटल भले हर साल ना बदले, टर्नओवर तो क्या ही होती है? हर साल बदलती है। अच्छा, हमने कौन सी टर्नओवर देखनी होती होगी? आने वाले साल की। सर, ज्योतिषी का कोर्स करेंगे हम बैठ के? नहीं सर, कौन सी? पिछले साल की टर्नओवर देखिए। 1 अप्रैल को डिसाइड करिए कि पिछले साल टर्नओवर और 1 अप्रैल को पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी। उसके बेसिस के ऊपर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आप क्या माने जाएंगे? या तो स्मॉल कंपनी माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। क्या चेक करना है सर? पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू। डज नॉट मतलब क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। और आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। अगर आप दोनों बातें पूरी करते हैं, आप क्या है? स्मॉल कंपनी है। लेकिन अगर आप दोनों बातें पूरी करते भी हैं, अगर आप इनमें से कोई 5 बातें कर रहे हैं तो भी आप स्मॉल नहीं होंगे। पहला कौन सा था? आप पब्लिक हैं, बात खत्म। आप कभी क्या नहीं हो सकते? स्मॉल नहीं। आप किसी की होल्डिंग है, आप किसी की सब्सिडरी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप किसी की होल्डिंग है या आप किसी की सब्सिडरी हैं, आपको कभी क्या स्टेटस नहीं मिलेगा? स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। देन आप सेक्शन 8 में बनी हुई कंपनी है, नॉन प्रॉफिट वाली, क्योंकि इनको वैसे ही एक्ट में इतनी छूट मिली हुई है, इनको स्मॉल कंपनी बनाकर हम अलग से क्या नहीं देना चाहते? और कोई छूट नहीं देना चाहते। और लास्ट, आप किसी स्पेशल एक्ट में गवर्न है। बताओ बेटा, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कि आपके लिए पार्लियामेंट बैठकर क्या कर रही है? अलग से कानून बना रही है। ऐसी कंपनी वैसे भी कभी क्या नहीं हो पाई होती, पाती, स्मॉल नहीं बन सकती। तो 5 कंपनी बेटा, तो आपने चेक क्या करना है? इससे पहले आप 5 उन लिमिट्स पे जाएं, पहले पेपर में क्या चेक करें? इन 5 में से कोई बात तो पूरी नहीं हो रही। अगर वो पब्लिक है, बात खत्म, वो कभी स्मॉल नहीं होगी। किसी की होल्डिंग है, भले ही वो 2 बातें पूरी करे, कभी स्मॉल नहीं होगी। प्राइवेट है, सॉरी मैं कह रहा हूं, सब्सिडरी है तो भी नहीं होगी। सेक्शन 8 में बनी कंपनी है, नॉन चैरिटेबल वाली, कभी स्मॉल नहीं होगी। कोई बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट है, कभी क्या नहीं होगी? स्मॉल कंपनी नहीं होगी। और लास्ट, ये बेटा जो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, ये इसलिए हमने 40 करोड़ और 40 करोड़ रूल से निकाला होगा। तो अगर आपको रूल का नाम याद हो जाए तो रूल क्या है? रूल 2 उसको ठीक करेगा बेटा। रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज टी, बीच में 1 और लगाइएगा।
रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज टी ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स। क्योंकि ये बेटा कौन सा सेक्शन चल रहा है हमारा 2 क्लॉज 85। तो 2 क्लॉज 85 कौन चैप्टर में फॉल करता है? चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 का नाम क्या है? प्रिलिमिनरी। उसके सामने आए हैं रूल। रूल का नाम क्या लिखा है? कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स। कुछ समझ आता है ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल। स्पेसिफिकेशन मतलब जहां जहां डेफिनेशन में एज बाय प्रिस्क्राइब्ड आएगा, हमने रूल्स किस रूल में बताए हैं वो, इन रूल्स के अंदर। तो रूल का नाम क्या है? कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल। उसके रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज टी में क्लियरली लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2 द पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ और 40 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ बेटा, ऑब्वियसली कानून में ऐसे ब्रैकेट में थोड़ा लिखा हुआ होगा। वो तो क्या किया उन्होंने एज में प्रिस्क्राइब के लिए रूल निकाला है और इसके लिए लिमिट कितनी बना दी है? 4 करोड़ के लिए। इसके लिए लिमिट कितनी बना दी है? 40 करोड़ के लिए। और रूल कौन सा है? रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज टी ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स। ठीक है जी, चलिए आज यहीं तक करेंगे। तो बेटा आज हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया, जहां हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात शुरू करी है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। कोशिश करेंगे बेटा कल आपका लगभग सारा का सारा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे सारा काम छोटा है, खास मुश्किल नहीं है।